हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंति क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज हम 6th लेक्चर करने वाले हैं अभी, स्टेट ऑफ मैटर एसओएम लेसन, स्टेट ऑफ मैटर एसओएम। ध्यान दीजिएगा, मैंने लगभग हर नोट्स के पीछे एसओएम लिखा हुआ है, स्टेट ऑफ मतलब टॉपिक के बाद, तो वो स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसको बोलते हैं। आप लोगों को भी ये याद हो जाना चाहिए। तो सब अब हमने लास्ट टाइम जहां पर छोड़ा था भी, उसके बाद में आता है बॉयल्स पॉइंट ऑफ और बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल टेम्परेचर भी बोलते हैं इसको, बॉयल पॉइंट भी बोलते हैं। टेम्परेचर एट विच रियल गैसेस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस एट लो प्रेशर। लो प्रेशर के ऊपर जब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, जहां पर जेड अप्रोक्सीमेट क्लोजेस्ट टू इक्वल टू 1 हो जाता है, उसको हम बोलते हैं बॉयल टेम्परेचर। समझ में आया भी बॉयल टेम्परेचर क्या है? टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स के। तो यहां पर अब ध्यान दे लेना भाई, ये टीबी है। टीबी का मतलब बॉयल्स टेम्परेचर, इट इज रिप्रेजेंटेड एज टीबी, बॉयल्स टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैसेस मॉलिक्यूल है, हमने बोला था रियल गैस कौन सी होती है? जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो। और आइडियल गैस की कौन सी होती है? जिसके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ना हो। समझ रहे हो मेरी बात? यस यस सर। तो जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं है वो आइडियल गैस है, और जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है, और हम जानते हैं सभी गैसेस अगर उनको पास लेके आए मॉलिक्यूल्स को, तो उनके बीच में अट्रैक्शन क्रिएट हो ही जाता है। शुरू में हो सकता है रिपल्शन हो, लेकिन बाद में अट्रैक्शन होता है। याद हमने मॉडरेट टेम्परेचर किया था लास्ट लेक्चर में, फिर उसके बाद हाई टेम्परेचर प्रेशर किया था। तो वो चीजें अट्रैक्शन कब होता है कब नहीं होता वो आपको याद करना है, और उसको फील भी करना है कि ऐसा क्यों गैस बिहेव करती है। ठीक है, हमारे सोचने से नहीं कि प्रेशर बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, नहीं, टेम्परेचर डाउन जाना चाहिए तब जाके ऐसा कुछ होता है। तो टीबी जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, CH4 का, यहाँ इन्होंने टीबी दे रखा है, लेस ग्रेटर देन 273 केल्विन। 273 केल्विन का मतलब क्या भाई? 0 डिग्री सेल्सियस। यस, क्लियर है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो भाई 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 का बॉयल्स टेम्परेचर। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई सभी को? यस बेटा? यस सर। ठीक है, तो अब जरा हमने जो लास्ट लेक्चर किया था, उस लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक ग्राफ किया था, ठीक है। उस ग्राफ के अंदर जेड पीवी बाय एनआरटी, हमने पीवी बाय आरटी किया था, याद है सबको? ये पीछे वाला ग्राफ किसी को याद नहीं है क्या? कुछ ऐसा ग्राफ था वो। यहां पर जेड की वैल्यू 1 है, ये जेड है, ठीक है, इस तरफ बढ़ रहा है, ये जेड की वैल्यू 1 है, इस पॉइंट के ऊपर 1 है जेड की वैल्यू, है ना। तो हमने देखा था कि रियल गैसेस ऐसे ऐसे बिहेव कर रही है, कुछ ऐसे। याद आया किसी को? लेकिन कुछ गैसेस डायरेक्ट जा रही थी, सीधा ऊपर ही जा रही थी कुछ गैसेस, ठीक है। रुकिए मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ गैसेस ऐसे जा रही थी, लेकिन कुछ गैसेस ऐसे डेप्थ ज्यादा भी दिखा रही थी, ठीक है। कुछ ऊपर से ऐसे भी जा रही थी, लेकिन सभी गैसेस ना एक पॉइंट से होकर गुजरी थी। याद है? सभी गैसेस एक पॉइंट से होकर गुजर रही थी। याद है क्या? नहीं याद है? और बता देता हूँ, ये वाली लाइन भी एक पॉइंट से होकर गुजरेगी। चलो मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, ये ऐसे। तो बनाना थोड़ा सा टेढ़ा है ना, ऐसे करके। और जो हमारा दूसरा था, जो नीचे ही नहीं आती गैस, वो भी इसी पॉइंट को टच कर रही थी। ऐसा ग्राफ था हमारे पास। यस, क्लियर है? याद है किसी को? क्या अलग अलग टेम्परेचर पर T1 T2 T3 T4, T1 T2, T1 जो है वो हमारा क्या था? ये है T1, यहां पर ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। क्लियर है? ये समझ में आया सभी को? सब लोग सो रहे हैं क्या? लगता है सभी बच्चे स्कूल खुलने का अफसोस मना रहे हैं। बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल झटका लगा है सभी को कि स्कूल खुल गए, हे भगवान अब क्या होगा हमारा, ऐसा। यही मेरे लगता केस में है थोड़ा उल्टा है। क्या? मेरे केस में थोड़ा उल्टा है सर, मैं अफसोस नहीं मना सकता। अरे बेटा, आपका अफसोस है ना, हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को कि वैष्णो देवी पे गए थे, अच्छा खासा टूर था, घर आते स्कूल के दर्शन होंगे, अब पढ़ना पड़ेगा, लाइक दैट, एग्जैक्टली दैट, है ना। नहीं, उसमें वो पंगा नहीं है।
मेरी अरे हम हालत आपकी भावनाओं को समझते हैं बेटा, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, चिंता मत करो। अरे नहीं सर, आप समझे नहीं। जैसे देखो, अभी ना मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैं डिस्चार्ज हुआ कल। हम्म। परसों अवंती का ऑफलाइन टेस्ट है। परसों? अवंती का टेस्ट है ऑफलाइन। हाँ, तो इसी वजह से तो शरीर बीमार हुआ था, वो पहले ही पता था ना कि स्कूल में जाते ही टेस्ट होने वाला है। ये तो सबको पता था। हाँ, नहीं मिला। देखो ऐसा है, आपकी भावनाएं ना आपका शरीर समझ रहा है, इसलिए वो बीमार हो गया। लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है नहीं यार ये बीमार क्यों हो रहा है, भाई मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, आई एम नॉट अफ्रेड फ्रॉम द टेस्ट, है ना। लेकिन आपके शरीर को पता लगे कि हे भगवान, छुट्टियां भी खत्म, वैष्णो देवी का टूर भी खत्म, सब खत्म, है ना। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर, मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं। हम वैसा थोड़ा कह रहे हैं कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, व्हाई आई एम नॉट सेइंग दिस, बट बेटा आपके शरीर को पता लग रहा है कि अब बोधरेशन बढ़ने वाली है ना, तो शरीर साथ नहीं दे रहा ना। ये काम ना जनरली ये भावनाएं ज्यादा समझते हैं बुजुर्ग लोग। जब उनको पता लगता है ना यंग एज में, तो उनका पूरा शरीर साथ दे रहा था, जितना काम कर लो सब हो रहा था, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें लगता है कि उनमें उतनी ही क्षमता है। मन तो मानता है, दिमाग कहता है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। आपके साथ वैसी फीलिंग है, मन मान रहा है, दिमाग कह रहा है ठीक है कोई चक्कर नहीं है, स्कूल जाएंगे, बढ़िया बढ़िया है, पढ़ेंगे, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। सर आपने बुरा बता दिया सर, गलत बात। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, ये होता है, डोंट वरी, ठीक है, ये गर्मी की वजह से होता है। मैं आपको ज्यादा दूर मत जाओ, मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ पता है, मेरा भतीजा है, ठीक है, भाई का लड़का है, और वो पहले दिन स्कूल गया, अगले दिन बेड पे लेट गया। बुखार हो गया उसको। सेम मेरे साथ भी है, मैं 2 दिन स्कूल गया। बस मैं समझ गया आपकी भावनाओं को, सेम हियर बेटा, नो वरी। सेम केस मेरा भी, 2 दिन स्कूल गया, 3 दिन छुट्टी। यस, वो तो पहले ही दिन डाउन हो गया था, मुझे पता है ऐसा होता है, आई एक्सेप्ट दिस। और पता है व्हाट्सएप पे आजकल मैसेज आ रहे हैं कि देखो बच्चों के स्कूल खुल गए, तो किसी बच्चे को बुखार होगा, किसी को कुछ होगा, किसी का सिर दुखेगा, तो सावधान, सबको सावधान किया गया पेरेंट्स को, है ना। मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने भी मेरे को ऐसे मैसेज भेजे कि यार बच्चे बीमार हो रहे हैं। मैंने कहा भाई देखो घर पे हैं तो थोड़ा सा मतलब हम घर पे कूलर लगा लेते हैं, सामने बैठ जाते हैं, लेकिन स्कूल में क्या होता है, इतने सारे बच्चे, 30-40 बच्चे होते हैं, सबकी बॉडी से हीट निकल रही है, एक ही कमरे में बैठे हैं, और ऊपर से वहां कूलर तक नहीं होता, सिर्फ पंखा, समझ रहे हो। तो गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है, बच्चों को शुरू में पता ही नहीं लगता शरीर को, आपको वो शरीर, भी ढंग का नहीं होता सर। हाँ मैं जानता हूँ बेटा, आपके शरीर को ना और आपके दिमाग को कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब आप बड़े हो जाओगे ना, छोटे बच्चों को जनरली मम्मी पापा कहते हैं ना सर्दियों में स्वेटर पहन ले, कोट पहन ले, ठंड लग जाएगी, और हम कहते हैं हमें ठंड नहीं लग रही, हमें ठंड। अरे आपके दिमाग को आपके शरीर की समझ ही नहीं आती है, ये बचपन है। जब आप बड़े हो जाओगे ना, सच में रियल में बड़े हो जाओगे, मतलब आप यू कह लो कि 30+ एज हो जाएगी, जब 30 साल से ऊपर, तब आपको समझ में आएगा कि आपका शरीर और दिमाग अब एक हो चुके हैं। अब आपका शरीर आपको बता देगा कि भाई मुझे ठंड लग रही है, और आपका दिमाग कहेगा कि ठंड लग रही है। लेकिन बचपन में ऐसा नहीं होता। सेम केस गर्मी का होता है कि गर्मी लग रही है शरीर को, दिमाग को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, वो हमें कह नहीं पाता कि गर्मी लग रही है। और बच्चों को जल्दी गर्मी लगती है गर्मियों में, जल्दी सर्दी लगती है सर्दियों में, क्योंकि उनका शरीर और माइंड का कोऑर्डिनेशन सही नहीं बैठता। और ये बिल्कुल प्योर साइंस की बात बता रहा हूँ, ये मजाक की बात नहीं है। दैट इज वाई बच्चों को लगता तो है कि हम सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि उनका शरीर उनका पूरा साथ देता है, मतलब उन्हें समझ ही नहीं आती उनके शरीर की कि शरीर ढल रहा है या शरीर को तकलीफ हो रही है। दे डोंट केयर, उनका माइंड उसको केयर ही नहीं करता कि शरीर को तकलीफ हो रही है। लेकिन बाद में धीरे धीरे माइंड उसको केयर करने लग जाता है, और फिर समझ में आने लगता है। माइंड को ये चीजें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, समझ रहे हो मेरी बात। तो वो धीरे धीरे एज के साथ समझ में आती है। इसलिए छोटे बच्चों को हम बोलते हैं इनको ठंडी लगती, देखना आप लोगों ने सुना होगा ना मोहल्ले में, यार ये लड़का सारा दिन बिना स्वेटर के फिरता रहता है, इसको ठंड नहीं लगती क्या। बुजुर्ग लोग ऐसे बैठ के बात करते हैं, आपके फादर मदर, वो लोग भी बैठ के बात करते हैं, फिर वो डांटते हैं ठंड लग जाएगी, ठंड लग। और ऐसा होता भी, आपको लगता होगा कि हमें सच में नहीं लगती है, ऐसा नहीं है। आपको पक्के तौर पर जुकाम वगैरह हो जाता होगा, कोल्ड हो जाता होगा सर्दियों में, और फिर आप स्वेटर वगैरह पहनने लग जाते होगे, उससे पहले तो हम टच नहीं करते। मोस्ट ऑफ द गाइज के साथ ऐसा होता है, पता है उसकी वजह, क्योंकि कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, आपको लग नहीं रहा, आपका माइंड ने उसको फील करना बंद कर दिया, क्योंकि आपके माइंड में कुछ ज्यादा ही वो बचपन में ना कोऑर्डिनेशन नहीं होता बॉडी के साथ। इसीलिए कहते हैं बचपना है, ये बचपना है। छोटी मोटी बातों के लिए आप लोगों को डांट देते हैं, आपको लगता है हम बहुत समझदार हो गए हैं, हमारे पेरेंट्स हमें यूं क्यों कह रहे हैं कि बच्चा रह गया, अब तो मेरी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, मैं बड़ा हो गया। कुछ नहीं बड़े बड़े हुए। सरकार, अगर आप ध्यान दो, 30-32 साल की उम्र है जब आप पीएम पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, प्रधानमंत्री बनने के लिए, 21 साल की उम्र में वोट डाल सकते हो।
पीएम चुन सकते हो 1 वोट, लेकिन अगर पीएम के लिए खड़े होना है तो भाई 30 से 32 साइड, आई एम नॉट कंफर्म्ड अबाउट दैट, बट 30 से 32 मतलब 30 के बाद सरकार मानती है कि आप में अकल है और आप देश चला सकते हो। उससे पहले सरकार आपको, या सरकार कहिए या साइंस कहिए, ये साइंटिफिक डाटा होता है, तो उसी के हिसाब से रूल बनाए जाते हैं। कुछ कुछ सरकार का मैनिपुलेशन हो जाता है उसमें कि वो जानबूझ के थोड़े बहुत रूल कम ज्यादा कर सकते हैं, बट एवरेजली वो सरकार और साइंटिफिकली दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कोई डाटा। तो सरकार कहती है कि 30 के बाद ही आप पीएम के लिए एलिजिबल हो। तो सोचिए क्यों, सरकार को या गवर्नमेंट को या साइंस को पता है कि 30 से पहले बच्चे बेवकूफ होते हैं, वो बेवकूफी कर सकते हैं। अगर उन यंगस्टर्स को देश चलाने के लिए दे दिया तो वो एक बात को पकड़ के और बाकी सबका सत्यानाश कर देंगे। समझ में आ रही है बात? चलो मैं आपको इस पे एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान देना, बहुत अच्छी कहानी है। एक लड़का था, ठीक है, उसको एक लड़की से प्यार हो गया, तो वो जाता है, उसने अपने पेरेंट्स को मना लिया, तो वो लड़की के घर पे गए और उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तो हम रिश्ता करना चाहते हैं। तो लड़की का बाप बहुत समझदार था, बहुत समझदार, ठीक है, उसने कहा कि मैं समझदारी, अगर लड़का समझदार हुआ तो मैं शादी करूंगा, अभी इसका बचपना है, अभी इसमें बचपना है। तो लड़का कहता है ऐसे कैसे बचपना है, मैं नौकरी कर रहा हूँ, बस 20-25 साल का लड़का था, है ना, और कहता मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं इतने पैसे कमाता हूँ, ये है वो है। तो लड़की के फादर ने एक शर्त रखी। क्या शर्त थी पता है? वो कहता कि ना ठीक है, मेरी एक शर्त है कि शादी के अंदर, बारात के अंदर सिर्फ यंगस्टर्स आएंगे, सिर्फ यंगस्टर्स आएंगे, ठीक है, और कोई भी बुजुर्ग नहीं आना चाहिए। कहता मेरी 2 शर्तें हैं। कहता पहली तो ये है। कहता ठीक है। कहता दूसरी शर्त? कहता दूसरी मैं बाद में बताऊंगा। तो लड़के ने कहा ये क्या बात है, हम यंगस्टर्स आएंगे, बुढ़ों का क्या काम है बारात में, वो तो नाच भी नहीं सकते। तो वो यंगस्टर्स को सबको ले गया बारात में, अपने भाई बंधुओं को, लेकिन उनमें ना एक बुजुर्ग ये था, उसने कहा कि मुझे ले चलो, तुम्हारे बस का काम नहीं है ये, उसकी दूसरी शर्त तुमसे पूरी नहीं होने वाली। तो वो कहता ऐसे कैसे, हम इतने समझदार, सारे पढ़े लिखे, मेरे दोस्त बड़ी बड़ी पोस्टों पे बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, ये बूढ़ा आदमी हमें क्या सलाह देगा। दिमाग देखना, यंगस्टर जो आप लोग भी सोचते होंगे, इसको बचपना ही कहते हैं। इट इज कॉल्ड लाइक व्हेन यंगर लीड्स यंगर। जब एक जवान बच्चा दूसरे जवान बच्चे को लीड करता है, उसे सिखाता है, इट्स लाइक ए ब्लाइंड इज लीडिंग अनदर ब्लाइंड। अंधा आदमी अंधे आदमी को रास्ता दिखा रहा है, ये वैसा ही है। आपको लगेगा ऐसे कैसे, आपको भी ऐसा लगेगा। एग्जाम्पल से ध्यान देना कि क्या होता है। उसके बाद वो लोग पहुंच गए, दूसरी शर्त सुनिएगा। उसके बाद वहां पहुंचने के बाद बारात में सब उसको बुजुर्ग आदमी को छुपा के ले गए। वो कहते कोई बात नहीं, तेरे को डब्बे वब्बे में डाल के हम बड़ा सा बॉक्स रख लेंगे, छुपा के ले जाएंगे गाड़ी के अंदर, ठीक है, और डिग्गी में डाल लेंगे। ठीक है भाई, बात हो गई। कहता दोनों शर्तें पूरी करोगे तभी मैं अपनी लड़की आपको दूंगा, वरना नहीं देने वाला। ठीक है, तो बारात चली गई, सारे गांव में बारात आ गई। तो गांव में एक नदी बहती थी, ठीक है, तो गांव के अंदर एक नदी बहती थी। तो लड़की का फादर आता है और वो बोलता है हाँ भाई तेरे दोस्त और सब आ गए, सब यंग हैं? कहता हाँ सब जवानों की बारात है, बूढ़ों का यहाँ काम क्या काम है। कहता ठीक है, तो हमें तुम्हारी समझदारी देखनी है। तो फिर वो कहता अब मैं फेरे तभी कटवाऊंगा, मतलब शादी तभी करवाऊंगा मेरी लड़की की, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे दूसरे सवाल का आपको सोल्यूशन करना होगा। कहता बोलो। तो वो कहता है कि नदी हमारे गांव में बहती है, आपको उस नदी में पानी की जगह दूध बहाना है। वो नदी में दूध, अब इतना मिल्क कहां से आएगा कि दूध की नदी बह जाए। तो वो कहता ये कैसा सवाल है। कहता शर्त पूरी करो और लड़की ले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यंगस्टर्स हो ना, सॉल्यूशन ढूंढो। आर यू गेटिंग मी गाइज? यस सर। है ना भाई, तुम लोग जवान हो, अपने आप को समझते हो, तो बताओ भाई क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस बात का, शादी होगी कि नहीं होगी? यस, एनीवन हैव द आंसर? सुन रखा हूँ, क्या बेटा? ये कहानी मैं सुन रखा हूँ 2 बार। सुन रखा है तो फिर आपको आंसर पता होगा ना? यस सर। ठीक है, तो आपको नहीं छोड़ा, हम छोड़ रहे हैं, बाकी के स्टूडेंट बताओ भाई। अनुज को पता है? किसी को पता है और? एनीवन एल्स? सर मुझे भी पता है। आपको भी पता है, चलो ठीक है। तो बाकी स्टूडेंट जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। तो उसके बाद में जब बारात वापस जाने लगी, क्योंकि उस लड़के को आंसर नहीं आया, तो जब बारात वापस जाने लगी तो वो बुजुर्ग बोलता है, मतलब बुजुर्ग को पता लगता है, कहता है जी ऐसे ऐसे बात होगी। तो कहता है वापस चलो, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है भाई, ये तो नहीं शादी करेगा, अखड़ू राम आदमी है ये, हम कोई और भी सोल्यूशन ढूंढेंगे।
ठीक है, कहता इन्होंने तो हमारी इंसल्ट कर दी, तो लड़का वापस जाने लग गया। तब बुजुर्ग बोलता है, कहता क्या बात होगी, बात तो बताओ। कहता यार ये कह रहे हैं कि यहाँ दूध बहा दो नदी के अंदर। कहता ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कहता इसमें क्या बड़ी बात है। कहता उनको संदेशा पहुंचाओ, उनको संदेशा पहुंचाइए कि नदी का पानी खाली करवाएं, हमारा दूध तैयार है। समझ में आई बात? नदी से पानी खाली करवा दो, हम दूध बहाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दूसरी शर्त, और जैसे ये आंसर लड़की के फादर को पता लगा, जानते उसने क्या कहा? कहता ढूंढो, इस बारात में पक्के तौर पर कोई बुजुर्ग आया है, ढूंढो उसको। इट्स नॉट द वर्क ऑफ यंगर्स। समझ रहे हो मेरी बात? तो Yes, बेटा sir. एक्सपीरियंस जो है वो बहुत जरूरी होता है। आप लोगों को अगर लगे कभी कि हम लोग स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं, भले ही आप आईआईटी पास कर सर लो। किसी का माइक खुला हुआ है तो आवाज ब्रेक हो रही है। ओके, अनुज का माइक खुला है, ठीक है। तो यानी कि अगर किसी को लगे कि हम लोगों ने आईआईटी पास कर लिया, हम इतने समझदार हैं, ये हैं वो हैं, याद रख लेना समझदारी 30 की उम्र के बाद ही शुरू होती है, उससे पहले नहीं। इसीलिए बुजुर्ग हमेशा रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि उनको कोई ना कोई एक्सपीरियंस। इवन अगर कोई बहुत गरीब आदमी भी है, ठीक है, भले ही वो मजदूरी कर रहा है, लेकिन उसके पास बैठिए, उसके पास लाइफ के एक्सपीरियंस लीजिए, उसका रिस्पेक्ट कीजिए ऑलवेज, और उसके बराबर में बैठिए या उससे नीचे बैठिए अगर आप उससे छोटे हैं तो। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी उसके ऊपर बैठकर, उससे ऊपर वाली साइड पर बैठकर उससे ज्ञान नहीं मिलेगा आपको, कभी नहीं मिलेगा। वो हाथ जोड़ के कहेगा बाबूजी, भले आप मूर्खता कर रहे हैं, लेकिन आप उसके या तो बराबर बैठिए, अगर आपके बराबर का है, और अगर आपसे बड़ा है तो उससे नीचे बैठकर ज्ञान लीजिए, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा, लाइफ के बहुत सारे लेसन्स मिलेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे लेसन्स अपने से छोटे, अपने से बड़े, सबसे लिए हैं, और रिस्पेक्ट के साथ लिए हैं। इवन आज भी मैं बुजुर्गों के साथ बैठता हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी कंपनी, और ऑब्वियस है भाई, अगर मैं उनके साथ बैठता हूं तो उनको भी मेरी कंपनी अच्छी ही लगती होगी। दैट इज व्हाई वो मुझे टॉलरेट करते हैं। मैं उनसे क्वेश्चंस पूछता हूँ, ठीक है, उनके आंसर सुनता हूँ ध्यान से, आर्ग्यू नहीं करता। अगर मुझे कोई चीज समझ ना आए तो मैं कुछ दिन टाइम देता हूँ कि शायद ये हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता हो। और मैंने ऐसा देखा है कई बार कि मैंने फील किया कि हाँ ये मुझे नहीं अकल थी भाई, मैं बेवकूफ था और वो लोग सही कह रहे थे। लाइफ का एक्सपीरियंस लीजिए, उनका रेस्पेक्ट करना सीखिए, बड़ों का, बहुत कुछ मिलेगा बेटा लाइफ में। तो यहाँ पर ये चीज भी, इसीलिए सभी बुजुर्ग एक बात तो पक्का कहते हैं मेहनत करो, मेहनत करो। और आप लोग वो मेहनत नहीं कर रहे हो, मान नहीं रहे किसी की। तो लास्ट में जब आप लोग बुजुर्ग बन जाओगे ना बेटा, तो आप लोग भी किसी बच्चे को ये सलाह दे रहे होगे कि बेटा मेहनत कर अगर कामयाब होना है तो। हम लोग, आपके पेरेंट्स हैं, हम टीचर्स हैं, सभी ये बोलते हैं ना आपको कि मेहनत करो। वो इसीलिए आपने पीछे वाला लेसन मतलब पढ़ा नहीं, लेक्चर है ना, और वो लेक्चर क्या था, वो यही था जिसके अंदर आपको ये वाला ग्राफ बताया गया था, है ना, T1 T2 T3 वाला। और इसमें ये वो पॉइंट था जहां पर सभी गैसेस एक पॉइंट के ऊपर आकर। हाँ बेटा। सर मैं लास्ट लेक्चर ले नहीं पाया था सर। चलो क्या सर ये वाला ग्राफ? चलो कोई बात नहीं, वो कोई खास बात नहीं है। ये प्रेशर और जेड पीवी बाय एनआरटी का ग्राफ था ये, ठीक है। यहाँ ये जेड नहीं है, जेड की वैल्यू है वैसे, ये पीवी बाय आरटी, ये पीवी बाय आरटी, जेड इक्वल पीवी बाय आरटी, ये इसका ग्राफ है। एन की वैल्यू 1 मोल और यहाँ पर प्रेशर है, इस तरफ प्रेशर है, ठीक है। इसको हम ग्रीन से लगा देते हैं। सर जेड मतलब एटॉमिक नंबर ना? क्या जेड एटॉमिक नंबर नहीं है बेटा, जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। कंप्रेसिबिलिटी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? पीवी इक्वल एनआरटी, यू नो दिस। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ फिर आपको पता लग जाएगा। पीवी इक्वल एनआरटी, जेड जो है वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैसे निकला, पीवी और एनआरटी। देखो वो बिल्कुल सिंपल है, पीवी इक्वल एनआरटी। अब एन अगर 1 मोल ले लूं तो एन खत्म हो गया, 1 से मल्टीप्लाई, तो पी बाय, अब मान लो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 है, तो पीवी बाय आर टी इक्वल होगा 1। ये होता है जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये हमेशा 1 नहीं होता रियल गैसेस में, आइडियल गैसेस में इसकी वैल्यू 1 आती है, बट रियल में नहीं। तो जेड इक्वल पीवी बाय आर टी जो लिखा हुआ है वो यही है, पीवी बाय आर टी। अगर ये 1 है तो आइडियल गैस, इस लाइन पर ये 1 है, ठीक है, इस लाइन पर जेड की वैल्यू 1 है, ये आइडियल गैस है। इसके अलावा इसकी वैल्यू 1 नहीं आने वाली, नियरली 1 वगैरह कहीं आ सकती है, कुछ और चीजें हो सकती है। ये होता है पीवी इक्वल एनआरटी। और पिछला ग्राफ कुछ ऐसा था जहां पर हमने देखा था कि कुछ गैसेस की वैल्यू जेड की 1 कभी नहीं होती, जैसा कि ये यहाँ पर है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये T1 वाला,
और कुछ गैसेस की वैल्यू पहले नीचे जाती है, जेड की वैल्यू कम हो जाती है, फिर जेड की वैल्यू बढ़ जाती है, बट एक पॉइंट आता है जहां पर वो आइडियली बिहेव दिखाती है। और ये कुछ गैसेस के लिए नहीं, ये एक ही गैस के लिए ऐसा है, एक गैस अलग अलग टेम्परेचर पर कैसा बिहेव करती है, ये उसके बारे में ग्राफ था पिछला, ये याद होना चाहिए। और यहाँ पर टीबी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 मीथेन का 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। टीबी होता है बॉयल्स टेम्परेचर, जहां पर वो गैस आइडियली बिहेव करती है, मतलब पीवी बाय एनआरटी की वैल्यू पीवी डिवाइडेड बाय एनआरटी इक्वल, नोट इक्वल नहीं है, पीवी बाय एनआरटी या एन अगर 1 मोल है तो इक्वल टू जेड, और जेड की वैल्यू अगर 1 होती है तो वो आइडियल होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 जो है उनका बॉयल्स टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर लो प्रेशर होना चाहिए, जिस टेम्परेचर पर कोई रियल गैस आइडियल, और सभी गैसेस रियल हैं, तो आइडियल बिहेव करने लग जाए, यानी कि उसके जेड की वैल्यू 1 हो जाए, दैट इज कॉल्ड। यस बेटा, क्लियर है? यस सर, क्लियर है, समझ गया। ठीक है, ठीक है। चलिए भाई, ये था बॉयल्स टेम्परेचर। आगे बढ़ते हैं अब जरा। अब दूसरा देखिए, कुछ और गैसेस दिखा रखी है जिनकी जेड की वैल्यू जो है और टीबी की वैल्यू जो है वो हीलियम और हाइड्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हीलियम और हाइड्रोजन जो है वो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। हीलियम और हाइड्रोजन जेड की वैल्यू क्या है, 273 से क्या हो रहा है, यानी 270 डिग्री से कम है। इसका मतलब क्या है, अगर इन गैसेस को 0 डिग्री से कम, मतलब ये 0 डिग्री से कम के ऊपर ही आइडियल बिहेव कर सकती हैं, उससे पहले ये आइडियल बिहेव करती ही नहीं है, बहुत एक्सेप्शनल बिहेव होता है। इसके केस को पढ़ेंगे हम कि ऐसा क्यों होता है। वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज की वजह से इनमें रिपल्शंस ज्यादा होती हैं, इनको कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, इसी वजह से ये 0 से नीचे डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर आएंगी, तब इनके अंदर अट्रैक्शन फोर्सेस थोड़ी बहुत अराइज होकर और अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा सब कुछ, और वो आइडियली बिहेव करेगी। ठीक है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टीबी डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, अब ये याद रख लेना, बॉयल्स टेम्परेचर नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, कुछ का 0 से कम है, कुछ का 0 से ज्यादा है। दोनों एग्जांपल्स हमने पढ़ लिए, जिसका 0 से कम है वो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा वाले तो मोस्टली गैसेस ज्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और CH4, इनके एग्जांपल्स भी हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम ऐसा क्यों होता है, ठीक है। जेड ग्रेटर देन 1, इसकी वैल्यू जेड की 1 से ज्यादा है। देखो पीछे मैंने एक ग्राफ बनाया था ना, ये गैस यहाँ पर जो दिखाई दे रही है ना आपको T1 पर, इसकी वैल्यू जेड से ज्यादा ही जा रही है। यहाँ पर तो जेड है, 0 प्रेशर है तो जेड 1 है, लेकिन 0 के बाद किसी भी प्रेशर पर इस गैस को देख लो, 0 प्रेशर पर तो ये 1 दिखाता है ऑब्वियस है, 0 प्रेशर पर यानी स्पेस में गैस को छोड़ दिया खुला, तो गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर भागने लगे, वो 0 प्रेशर है। उसके बाद हल्का सा भी अगर प्रेशर है तो टी की और जेड की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 1 से ज्यादा ही आ रही है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर पर्टिकुलर याद रखना, मतलब टेम्परेचर मान लो इस गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री से ज्यादा है, प्रेशर भी 0 से ज्यादा, टेम्परेचर भी, ठीक है। ये एक ही गैस के लिए ओनली, ये भी चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर हमें समझ में आता है कि अगर एक पर्टिकुलर T1 टेम्परेचर पर ये गैस कभी भी जेड के लिए हमेशा 1 से ज्यादा दिखाती है, T2, T3, T4 टेम्परेचर के ऊपर ये गैस जेड की वैल्यू 1 से कम दिखाती है। यस, क्लियर है ये बात। 1 पहले कम दिखाती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, रेंज को पार करने के बाद फिर वो ज्यादा दिखाने लग जाती है, और वो वैल्यू 1 भी कभी ना कभी बनती है। तो यहाँ पर वही कह रहा है, वो जेड की वैल्यू जो है 1 से ज्यादा है, पहली बात। तो टीबी क्या होगा भाई गैस का, टीबी जो है वो 273 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब 0 डिग्री से ज्यादा होगा, 0 डिग्री और लेस देन, सॉरी ये ज्यादा है मतलब लेस देन टीबी, वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। टीबी जो है, ये टीबी इन्होंने ऐसे दिखा रखा है, टीबी जो है वो लेस देन है 0 डिग्री सेल्सियस, 273 का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है, एक ही बात है। क्लियर है बेटा ये सबको? यस सर। टेम्परेचर इसका 0 डिग्री से ज्यादा होगा, मतलब ये 0 डिग्री पर कभी भी 0 डिग्री से कम होगा, सॉरी, यानी 0 डिग्री से कम के ऊपर ही ये गैस बॉइल्स टेम्परेचर दिखाएगी, मतलब वो कभी ना कभी आइडियल बिहेवियर दिखाएगी। 0 से अगर ऊपर है उस गैस का टेम्परेचर, वो कभी पीवी इक्वल एनआरटी को फॉलो नहीं करेगी। हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल एनआरटी, उसको 0 डिग्री से ऊपर वाले टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर कभी भी इसको फॉलो नहीं करेगी। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट, यहां पर रिपल्शन होगा भाई, हमेशा रिपल्शन रहेगा। अगर बॉइल टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर है किसी गैस का, कितना भी प्रेशर डालो रिपल्शन ही बढ़ेगा, अट्रैक्शन नहीं होगा। क्लियर है? अब रिपल्शन हो चाहे अट्रैक्शन हो, वो गैस आइडियल बिहेव तो नहीं करेगी। जब रिपल्शन फोर्सेस और अट्रैक्शन फोर्सेस दोनों लगभग बराबर हो जाती हैं, तब वो गैस आइडियल बिहेव करती है। ये बात समझ में आ गई? हमने पीछे डिस्कस किया था।
यस सर समझ गए। है ना, ये ना मतलब के रिपल्शन और अट्रैक्शन। वैसे तो मैं जनरल बोलता हूँ कि अट्रैक्शन फोर्सेस होना ही नहीं चाहिए, बट ये बहुत आइडियल केस है, ये बहुत आइडियली, मतलब उसमें अट्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, रिपल्शन भी नहीं होना चाहिए, बट वो पॉसिबल ही नहीं है। एटम अगर पास आएंगे तो दो बिहेव कर सकते हैं, या तो अट्रैक्शन करेंगे या रिपल्शन। तो जब वो अट्रैक्ट शुरू में वो थोड़ा सा रिपल्शन करते हैं, थोड़ा सा और प्रेशर डालने पर वो अट्रैक्शन करने लग जाते हैं। लेकिन लेकिन टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर टेम्परेचर बहुत हाई है, बहुत हाई, आप कितना भी प्रेशर डालिए, रिपल्शन ही रहेगा। टेम्परेचर के बिना कोई गैस, टेम्परेचर के बिना लिक्विड नहीं बन सकती। टेम्परेचर को डाउन किए बिना कितना भी प्रेशर डाल लो, कुछ भी कर लो, गैस लिक्विड नहीं बनेगी। अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे वाले टेम्परेचर पर आप गैस को नहीं लेके आते, वो टेम्परेचर है बॉयल्स टेम्परेचर, कि बॉयल्स टेम्परेचर से नीचे वाले गैस पर अगर लेके आते हो तो वो आइडियल कभी ना कभी बिहेव करेगी, और ज्यादा नीचे जाते हो, ये तो सिर्फ बॉयल टेम्परेचर, और ज्यादा टेम्परेचर नीचे करोगे तभी वो लिक्विड या सॉलिड बन पाएगी। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ये हम आगे भी Clear पढ़ेंगे कि है। वो टेम्परेचर कौन सा है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो कंक्लूजन देखिए क्या है भाई, Z1 है आइडियल गैस। रियल गैस के लिए बॉयल्स टेम्परेचर इक्वल टी, ठीक है, नहीं क्या कह रहा है ये, 4 आइडियल गैस एंड रियल गैस एट बॉयल्स टेम्परेचर। अरे बॉयल्स टेम्परेचर इक्वल टी नहीं है, ये बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये Yes. थोड़ा बॉयल्स टेम्परेचर Z इक्वल 1 हो जाएगा। ठीक है, टीबी के ऊपर Z की वैल्यू 1 होती है, टीबी इक्वल टी नहीं होगा। ठीक है भाई, तो यानी आइडियल गैस के लिए Z इक्वल 1 होता है, रियल गैसेस के लिए Z1 कब होगा, जब वो बॉयल्स टेम्परेचर। टेम्परेचर वैसे इसने ठीक लिखा हुआ है, बट आपको समझ में शायद ना आए। देखो उसने क्या लिखा है, बताता हूं। बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर जब टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर के बराबर होगा, टेम्परेचर इक्वल बॉयल्स टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर इक्वल टू बॉयल्स टेम्परेचर, देन Z इक्वल 1, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। यस बेटा, समझ में आया? यस सर। है ना, ये रियल गैस का ये लिखा हुआ, मतलब इसने गलत नहीं लिखा हुआ, मैंने उसको थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश। बट रियल आइडियल गैसेस के लिए Z हमेशा 1 रहता है, हमेशा 1। बट रियल गैसेस के लिए Z हमेशा 1 नहीं रहता। तो Z1 कब रहता है 1, जब टीबी यानी टेम्परेचर अगर बॉयल्स टेम्परेचर के बराबर है तभी Z1 हो सकता है। अगर बॉयल्स टेम्परेचर से वो ऊपर है या नीचे है तो Z कभी 1 नहीं होगा। वो गैस या तो अट्रैक्शन करेगी, या तो सिर्फ अट्रैक्शन करेगी, अट्रैक्शन करेगी तो लिक्विड हो जाएगी, है ना? यस। और अगर वो गैस बॉयल्स टेम्परेचर से ऊपर है तो वो सिर्फ रिपल्शन करेगी, बल बॉयल टेम्परेचर पर अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर का करेगी, आइडियली बिहेव करेगी। यस, गॉट दिस गाइस? सर अगर बॉयल्स टेम्परेचर से नीचे हुआ तो सर अट्रैक्शन, और ऊपर हुआ तो रिपल्शन। यस, और बराबर Okay. हुआ तो सर बराबर हुआ तो सर आइडियल बिहेवियर, दोनों बराबर। रिपल्शन और अट्रैक्शन बराबर। हाँ, दोनों बराबर हुआ तो दोनों बराबर। अगर टेम्परेचर ऊपर हुआ तो भाई वो रिपल्शन करेगा। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत आसान चीज है ये। कैसे? आपके पास एक पिस्टन है, ठीक है, लेट मी शो यू। आपके पास एक पिस्टन है ऐसा, ठीक है, और आपने इस पिस्टन को दबाया, इस पिस्टन को आप दबा रहे हो, यहां पर गैस है और इस गैस का टेम्परेचर बहुत हाई है, नीचे से मैंने आग लगा रखी इसके। ये बात समझ में आ रही है? आप इस पिस्टन को दबाओगे, आपको क्या लगता है ये गैस लिक्विड हो जाएगी? नो सर, हाँ नो सर, नहीं होगी। नहीं होगी, कितना भी दबा लो वो तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, लेकिन वो लिक्विड होने वाले। अगर मैं इसको ठंडा करूंगा तो ये लिक्विड हो जाएगी। मतलब बॉयल्स टेम्परेचर से अगर ठंडा हो रहा है, जब तक गैस ठंडी हो रही है तो वो, अब ठंडी भी मतलब कितनी ठंडी हम ये कहें तो भाई एक टेम्परेचर होगा कि इससे नीचे होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना? मतलब एक पर्टिकुलर हमने एक बाउंड्री लाइन लगा दी कि इस टेम्परेचर से नीचे, मान लो कि 10 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे टेम्परेचर रखोगे या 10 डिग्री रखोगे तो क्या होगा? कोई गैस क्या हो सकती है? यस बेटा, तो क्या होगा? कोई गैस क्या हो सकती है? लिक्विड हो सकती है, अगर 10 डिग्री से कम रखोगे। अगर 10 डिग्री से ज्यादा रख लिया
अब ज्यादा कितना भी ज्यादा रख लो कोई चक्कर ही नहीं, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। या यूं से लो 2-10 आपको शायद थोड़ा कम लगता होगा, थोड़ा फीलिंग लेने के लिए आप यूं समझ लो एक गैस है जिसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस है। अब आप उस पर कितना ही प्रेशर डाल लो वो लिक्विड नहीं बनने वाली। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर, आ रही है। यस सर। है ना? इसको फील करना, मैं फील करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब एंड्रयू आइसोथर्म करवाऊंगा, एंड्रयू आइसोथर्म, उसमें आपको ये वाली नॉलेज बहुत काम आएगी, और वो इसी लेक्चर में शायद है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में है। ठीक है, देखेंगे तो जो जब भी आएगा, लेकिन एंड्रयू आइसोथर्म में ये वाली बात फिर से आएगी, और ये अभी आप फील कर लेंगे तो बाद में आपको बहुत मजा आएगा इसको करने में। तो अगर 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर किसी गैस का टेम्परेचर वो कभी लिक्विड नहीं होने वाली, और 1000 डिग्री से कम कर दोगे, मतलब 5 या 10 डिग्री कर दोगे तो बहुत ठंडी हो जाएगी गैस, उसको लिक्विड करना बहुत आसान है। दैट्स सो सिंपल। यस, क्लियर है? यस सर। है ना? तो भाई वो फीलिंग लीजिएगा कि यानी बॉइल्स टेम्परेचर है 1000 डिग्री, यूं मान लो बॉइल्स टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस, एंड बॉइल्स टेम्परेचर नीचे करोगे तो गैस लिक्विड हो जाएगी, बॉइल से ऊपर रखोगे तो गैस कभी लिक्विड नहीं होगी। वो है बॉइल टेम्परेचर। यस भाई, बॉइल टेम्परेचर की फीलिंग आ गई सबको क्या? यस सर। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए भाई, और ये जेड जो है ना, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर हाइड्रोजन और हीलियम का, वो जेड की वैल्यू ऐसी क्यों होती है? ठीक है, यहाँ इन्होंने रीजन नहीं दे रखा, मैंने रीजन बताया कि ये क्या होते हैं, इनका साइज, एटॉमिक साइज बहुत छोटा होता है, और इनका बॉइल्स टेम्परेचर बहुत लो होता है, 0 डिग्री से कम पर ये लिक्विड हो सकती हैं, इस वजह से एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाती है। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आगे आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाने, मैं बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन लगाने एनसीईआरटी के तो जरूर लगाने सबको। अगर ठीक ठाक नॉलेज लेना चाहते हो कि आपके सामने कोई खड़ा आपसे केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन पूछे, आप उसको आंसर दो और आपको कहेगा वो अच्छी नॉलेज है, बच्चे को अच्छी नॉलेज, नॉट द बेस्ट बट अच्छी नॉलेज लेना चाहते हो, सिर्फ अच्छे से पढ़ना चाहते हो, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए हर कीमत पर। उसके बाद अगर आप मेन सॉल्व करना चाहो, आईआईटी एडवांस सॉल्व करना चाहो, यू आर एबल टू डू दैट, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर आईआईटी एडवांस का कोई क्वेश्चन देखोगे और यूं देखोगे कि ये क्या चीज है, ये तो किसी और क्लास का है, किसी और दुनिया से क्वेश्चन आया है, हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, हमारे सर तो निकम्मे थे, उनको कुछ आता ही नहीं था, उन्होंने इस लेवल तक टच करवाया ही नहीं हमें। बेटा मेरे मेहनत करवाने के बाद में अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व नहीं करते, क्योंकि ये जो लेवल है वो एनसीईआरटी को सॉल्व आप कर सकते हैं आसानी से, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, मैंने सॉल्यूशन के साथ एनसीईआरटी प्रोवाइड करवाई है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे वो क्वेश्चन भेज सकते हैं। लेकिन ये थ्योरी याद करवाने के बाद, समझने के बाद याद आपको ही करना पड़ेगा, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। मैं बार बार बोलता हूँ और आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, मैंने देखा है, पता है प्लस 2 वाले बच्चे कितने सिंसियर हैं। कभी प्लस 2 वाले बच्चों के साथ आप क्लास लगा के देखना, बहुत अच्छे से आंसर देते हैं। उनको मैं एनसीईआरटी करवाता था शुरू में, आप लोगों को भी मैंने एनसीईआरटी के 2-3 लेसन सॉल्व करवाए कि कैसे सॉल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया ताकि आपको आदत पड़े। उन लेसन पे ज्यादा टाइम लगाने का मतलब पता है क्या था? ताकि आप लोगों को पता लगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और अब भी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर लेसन के लिए एनसीईआरटी आपको सॉल्व करवाएं, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगेगा। वो आप खुद कर सकते हैं आसानी से, सॉल्यूशंस हैं। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, छोड़ दो उसको, मेरे लिए छोड़ दो, कुछ हम भी तो करवाएंगे, हम आपको 1-2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन भेज देंगे, लेकिन जो समझ में आ रहे हैं सॉल्यूशन देख के आप खुद कीजिए, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो वो बच्चे ना मुझे पता क्या कहते सर हमें सिर्फ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवाइए, एनसीईआरटी करवाइए ही मत, उसमें लेसन में भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस डालिए। और ऐसा मैं करता हूँ, उनको एडवांस लेवल करवाता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी वो मेरे कहने से पहले कर लेते हैं। पता है, मैं बोलता हूँ 3-4 लेक्चर हुए किसी लेसन के, वो पूरे एनसीईआरटी लगा देते हैं, मेरे बिल्कुल साथ साथ चलते हैं कि जितने भी क्वेश्चन उस लेसन के जो मैंने करवाए हैं, जो चैप्टर जो लेक्चर उनके ड्यूरिंग, वो एनसीईआरटी पहले ही कवर कर लेते हैं। सोच लो आप लोग भी वैसे बनिए बेटा, कुछ सिंसियर है तो उनमें से मुझे यकीन है कि 3-4 बच्चे आईआईटी एडवांस क्वालिफाई कर जाएंगे, और मेंस तो मुझे लगता है कि लगभग सारे बच्चे वहां पर क्वालिफाई करने के लायक हैं, अगर वो सच में एनसीईआरटी सारे बच्चे कर रहे हैं तो। बट 3-4 बच्चों का तो मुझे श्योर एंड प्योर है कि वो बच्चे तो डेफिनेटली करते हैं, और बाकी के बच्चे आंसर्स देते हैं तो उनपे भी भरोसा है। आप लोग भी वैसा भरोसा क्रिएट कीजिए। मैं आज पूछ रहा हूँ कि हम कहाँ थे, बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है ना, बहुत से कि आप लोग ने इसको बोला ही नहीं, मुझे ढूंढना पड़ा कि हम कहाँ हैं। दैट्स नॉट द गुड थिंग। आप लोग अपने आप को धोखा दे रहे हो, ध्यान रख लेना। मुझे पता है आप लोग कितने पानी में हो, आई नो एवरीवन। तो मत सोचना आपके पेपर में मार्क्स अच्छे आ गए तो मैं आपको ये समझूंगा कि आप बहुत अच्छे हो गए, मुझसे पढ़ रहे हो ना। तो मैं डफर नहीं हूँ, याद रख लेना। मैं एक बात जानता हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ये मैं कह सकता हूँ। आप लोग भी कह सकते हैं कि मुझे बहुत अकल नहीं है, लेकिन मैं डफर भी नहीं हूँ।
मुझे भी कुछ समझ में आती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो बच्चे खुद सिखा जाते हैं कि सर डफर बच्चों को ऐसे पहचानते हैं वो खुद ही बता देते हैं। तो वैसा ही कुछ। तो अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो बेटा इसका घाटा आपको होगा, याद रखना। हर रोज ये बात बोलता हूँ कि एनसीईआरटी लगाने हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर आइडियल रियल गैस। रियल गैस के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है भाई। तो ये सारी इनकरेक्ट है, वैसे आंसर आपको दिख रहा होगा। बट एट लो प्रेशर रीजंस रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट। लो प्रेशर में रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं भाई, गलत है ना। लो प्रेशर में रिपल्शन होता है ना अट्रैक्शन होता है। यस, क्लियर है। Yes. यस सर। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए। वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल्स इज नॉट नेग्लिजिबल इन लो प्रेशर रीजन। बहुत लो प्रेशर होगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस का जो वॉल्यूम है, और मैंने बताया था गैस के पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम है और गैस का जो वॉल्यूम है, दोनों में फर्क है। मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ना छोटे छोटे, उन सबको एक जगह इकट्ठा कर दो, जितना एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, और मान लो एक मोल वॉल्यूम आपके पास में गैस है, उसके सारे मॉलिक्यूल्स को एक मोल से मल्टीप्लाई कर दो, वो बनेगा इत्तू सा। और इत्तू सा वॉल्यूम, एक मोल गैस पूरे रूम में फैल जाएगी। आप स्प्रे करते हो, रूम फ्रेशनर देखे होंगे या खुद पर स्प्रे करते हो, है ना। वैसे वो गलत चीज है। केमिकल को कभी भी अपनी बॉडी पर स्प्रे मत करना, साइडों में भी स्प्रे मत करना। आपने बहुत सारी टीवी में ऐड देखी होंगी कि बाद में वो लड़कियों की जो साइडें होती हैं उसको वो ब्लैक पड़ जाती हैं, फिर उसको स्क्रब करो, ये करो वो करो। वो सिर्फ केमिकल की वजह से है। कोई भी डिओड्रेंट मत लगाना, सारे केमिकल हैं, सारे गंदे केमिकल होते हैं, स्किन के साथ रिएक्शन करते हैं, आपकी स्किन को हार्म पहुंचाते हैं, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं बॉडी में, एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्ब नहीं, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब सिर्फ ऊपर चिपकना होता है, एब्जॉर्ब का मतलब अंदर घुस जाते हैं, और वो केमिकल्स आपको घाटा पहुंचाते हैं। सब केमिस्ट्री है, याद रखना। तो कपड़ों पर लगाइए अगर परफ्यूम लगाना। तो कई बार आपने देखा थोड़ा सा परफ्यूम छिड़का, पूरे रूम में फैल गया, पूरे रूम में स्मेल आ रही है। यस, समझ रहे हो, सबको पता है। Yes. इत्तू सी गैस जो उस डब्बे में लिक्विड था, और लिक्विड को हल्का सा छिड़का आपने, और वो बाहर आते ही गैस बन गया, पूरे रूम में फैल गई। आपकी बॉडी, सिर्फ आपकी बॉडी में नहीं, पूरे रूम में फैल गई। आपकी बॉडी में भी रहती है, साथ साथ भी चलती है, वो धीरे धीरे गैस बनती रहती है, लेकिन पूरे रूम में फैल गई। इत्तू सी गैस का वॉल्यूम जो लिक्विड फॉर्म में हल्का सा छिड़का था आपने, पूरे रूम में फैल गया। तो गैस का वॉल्यूम तो ना के बराबर होता है, और सॉरी गैस का वॉल्यूम तो बहुत बड़ा होता है, और गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम, समझ रहे हो। गैस पार्टिकल मतलब वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम वो बहुत छोटा होता है, और जब वो गैस बन जाता है, पार्टिकल सारे पार्टिकल गैस बन जाते हैं, तो वो वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। तो ये बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल इज नॉट नेग्लिजिबल, इट इज नेग्लिजिबल ना। यस, क्लियर है। यस सर। इट इज नेग्लिजिबल, इसने गलत कहा, ये इनकरेक्ट है। गैस बिहेव आइडियली एट लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर तो वो ठंडी हो जाएगी और वो रियल बन जाएगी। यस, गलत है। यस सर। इन हाई प्रेशर पर रीजन पर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट। प्रेशर हाई हुआ तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। टेम्परेचर लो होना चाहिए, सुनिए, डिपेंड करता है, टेम्परेचर लो होना चाहिए, तब क्या होगा, वो अट्रैक्शन दिखाएगी। वरना हाई प्रेशर पर अगर टेम्परेचर, बॉइल टेम्परेचर से हाई हुआ, ये वाली सिचुएशन बिल्कुल सही नहीं है। हम इसको पूरा गलत नहीं कह सकते, पूरा सही नहीं कह सकते, इंटरमीडिएट है। हालांकि इन्होंने इनकरेक्ट कह रहा है, बट हमें यहां पर इन्होंने बताना चाहिए इनको कि बॉइल टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, तब ये गलत होती है। यस, बॉइल से हाई पर रिपल्शन, बॉइल से लो पर अट्रैक्शन। गॉट इट गाइस। बॉइल टेम्परेचर बताना चाहिए था इसे, इसने सिचुएशन गलत दी है, आधी अधूरी दी है, बट एटलीस्ट इसने कहा तो हमने मान लिया। दैट इज इट। क्लियर है बेटा। यस सर, क्लियर है, यस सर। है ना। तो ये सारे, ये ऑप्शन सभी गलत है, सभी गलत। हालांकि इस ऑप्शन में कुछ सुधार की गुंजाइश है, ये सही भी हो सकता है। कैसे सही हो सकता है कि मैं कह दूं कि बॉइल टेम्परेचर से नीचे प्रेशर हाई कर दोगे तो डेफिनेटली बॉइल टेम्परेचर से नीचे गैस को ठंडा कर दिया, प्रेशर हाई करोगे, गैस अट्रैक्शन करेगी, लिक्विड बन जाएगी। गॉट इट, है ना। Yes. आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द रियल गैस विल बी लेस देन दैट ऑफ एन आइडियल गैस। रियल गैस की कंप्रेसिबिलिटी आइडियल गैस से क्या होती है। रियल गैस की कंप्रेसिबिलिटी आइडियल गैस से लेस होती है देन दैट ऑफ आइडियल गैस। मतलब वो कंप्रेस नहीं होगी रियल गैस, बट हमें पता है रियल गैस तो कंप्रेस भी हो जाती है, ध्यान देना इस बात पे।
रियल गैस कंप्रेस भी होती है, रियल गैस कई बार रिपल्शन भी बहुत ज्यादा दिखाती है। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड बॉइल्स टेम्परेचर टीबी इक्वल बॉइल टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब भाई बताओ कब रियल गैस जो है वो लेस होगी, उसकी कंप्रेसिबिलिटी लेस कब होगी? कंप्रेस नहीं होगी, उसे दबाना मुश्किल होगा। बॉइल टेम्परेचर से ऊपर गैस को दबाकर लिक्विड नहीं बनाया जा सकता, उसे कंप्रेस करना मुश्किल हो जाता है। तो बॉइल टेम्परेचर से ऊपर अगर गैस का टेम्परेचर है तो उसको कंप्रेस करना क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा। यस, ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो इसका मतलब क्योंकि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हो रियल गैसेस के लिए, सभी गैसेस रियल गैसेस है, तो वो आइडियल गैस होगी क्या उस टाइम? वो आइडियल से भी लेस कंप्रेसिबल हो जाएगी अगर उसका बॉइल टेम्परेचर से भी हाई है। तो यहाँ देखो वेरी हाई प्रेशर, प्रेशर हाई है, ठीक है, तो कंप्रेस होना चाहिए रियल गैस को, होती है, वो तो बहुत जल्दी होगी, बट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। दोनों फैक्टर होने चाहिए, एक से काम बात नहीं बनेगी, एक से बात कभी नहीं बनेगी। याद रख लेना, प्रेशर कितना भी हाई करो कितना भी लो करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप टेम्परेचर का फैक्टर नहीं डालते हो। तो टेम्परेचर ज्यादा है बॉइल टेम्परेचर से, पहला केस, टेम्परेचर ज्यादा है बॉइल टेम्परेचर से, क्या होना चाहिए? रिपल्शन, कंप्रेसिबिलिटी लेस। यस सर। सर प्रेशर भले ही हाई कर दो, रिपल्शन होगी, कंप्रेसिबिलिटी लेस हो जाएगी, आइडियल से तो लेस हो जाएगी। वेरी हाई प्रेशर, प्रेशर अब भी आई है, दूसरा केस देखिए, प्रेशर आई है, टेम्परेचर बॉइल टेम्परेचर से भी कम है, ये तो कंप्रेस नहीं होने वाली। रिपल्शन, अट्रैक्शन और रिपल्शन। सर अट्रैक्शन होगी अगर टेम्परेचर कम है तो। हाँ, टेम्परेचर कम है, Yes, अट्रैक्शन sir, हो attraction जाएगी। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा भाई? अट्रैक्शन होगी तो लेस होगा या मोर होगा? लेस हो जाएगा। मोर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड की वैल्यू, जब अट्रैक्शन होता है तो जेड कम होता है 1 से, जब रिपल्शन होता है जेड 1 से Yes, ज्यादा sir. होता है। तो यानी कंप्रेसिबिलिटी Okay, फैक्टर इसका रियल गैस का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और आइडियल से भी कम। ऊपर वाले केस में उल्टा था, वो आइडियल से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लो प्रेशर, प्रेशर लो है, अब इसने एक फैक्टर डाल दिया, प्रेशर लो है, टेम्परेचर हाई है और वो टीबी से भी हाई है, फिर तो मतलब ही नहीं बनता, वो गैस क्या होगी? रिपेल नहीं करेगी, है ना, वो कभी कंप्रेस तो हो ही नहीं सकती। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस नहीं होगा, वो हाई हो जाएगा। तो क्या होगा भाई? बी वाला ऑप्शन सही है, ए और सी तो गलत है। आगे बढ़ते हैं, डी देखिए, लो प्रेशर, प्रेशर लो है और क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो क्या है भाई? बॉइल टेम्परेचर, सॉरी, टेम्परेचर जो है बॉइल टेम्परेचर से कम है, कम है। बॉइल टेम्परेचर से कम है, तो इसका मतलब अट्रैक्शन हो जाएगा। प्रेशर लो है, प्रेशर है। ठीक है, बॉइल टेम्परेचर भी लो है, प्रेशर भी लो है, डेफिनेटली वो गैस। अब देखो प्रेशर लो है तो हम ये मान सकते हैं प्रेशर लो है, टेम्परेचर जो है वो भी लो है, तो गैस के ठंडा होने की चांसेस हैं, उसमें अट्रैक्शन फोर्सेस होने के चांसेस है, तो वो कंप्रेस भी जल्दी हो जाएगी। क्लियर है? तो एट लो प्रेशर जेड जो है वो नेगेटिव डेविएशन दिखाता है, मतलब जेड की वैल्यू 1 से कम होती है लो प्रेशर के ऊपर। अब इन्होंने सिर्फ एक ही आंसर दिया, ऑप्शन नंबर डी, लो, यानी प्रेशर लो होना चाहिए। पीछे वाले केसेस में हम देखें, यहां पर भी लो प्रेशर था बट टेम्परेचर ज्यादा था गैस का, तो ये तो कुछ नहीं करने वाला, है ना। टेम्परेचर ज्यादा है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा? कम हो जाएगा ना, कंप्रेस तो नहीं होने वाली वो। इसका मतलब समझिए, विल बी लेस, मतलब हमें ये गैस कंप्रेस करनी है रियल गैस को कंप्रेस, तो हाई टेम्परेचर पर नहीं हो सकती। क्लियर है? भले ही प्रेशर लो हो। यस, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। वेरी हाई प्रेशर, प्रेशर हाई है भाई, और टीबी टेम्परेचर लो है, और टीबी जो है वो बॉइल टेम्परेचर से भी लो है, तो बट प्रेशर हाई है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्सेस होने चाहिए, कंप्रेसिबिलिटी होनी चाहिए, इस केस में भी कंप्रेसिबिलिटी होनी चाहिए। अब हाई प्रेशर पर तो वो लिक्विड ही बन जाएगी इवन, बट यहाँ इन्होंने इस बी ऑप्शन को नहीं दिया, आई डोंट नो व्हाई, बट ये बी ऑप्शन यहाँ पर हो सकता था, क्योंकि टेम्परेचर जो वो लो है बॉइल टेम्परेचर से, और प्रेशर बहुत हाई है। नेक्स्ट देखिए, वेरी हाई, ये तो हो ही नहीं सकता, पहला हम केस जानते हैं। तो ये बात समझ में आई भी, बी ऑप्शन के होने के चांसेस है, लेकिन इसने सिर्फ डी ऑप्शन को दिया है कि जेड की वैल्यू क्या होगी? लो प्रेशर पर टेम्परेचर भी लो, प्रेशर भी लो, तब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है 1 से कम होगा। लेकिन हम बोल रहे हैं प्रेशर हाई हो तब भी और टेम्परेचर लो हो तब भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा। थोड़ी बहुत रिपल्शंस भी होंगी प्रेशर हाई के ऊपर, लेकिन उसके लिक्विड बनने की चांसेस हो जाएंगे।
तो ये वाला ज्यादा सही ऑप्शन है बजाय की बी। क्लियर है? थोड़े कंफ्यूजिंग है sir. ना, ये थोड़े कंफ्यूजिंग है, इसको प्रैक्टिस करो तो फील करना, तब आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये एक्चुअल में कैसे काम करता है। अट्रैक्टिव फोर्सेस, पहले अट्रैक्टिव फोर्सेस को देखते हैं, फिर रिपल्सिव फोर्सेस को देखते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो, रिपल्सिव कम हो, गैस इजीली कंप्रेस, रिपल्शन कम होगी। और टेम्परेचर हमेशा बॉयल टेम्परेचर से कम होना चाहिए, तभी ऐसा होता है। ठीक है, तो लो है, टेम्परेचर से बॉयल से कम है। और याद रखना सिर्फ हाई प्रेशर पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा भाई, हाई प्रेशर के ऊपर भी अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा हो सकती हैं, बट वो वर्क नहीं करता। हाई प्रेशर में रिपल्शंस भी बढ़ जाते हैं, अट्रैक्शंस भी बढ़ती हैं अगर टेम्परेचर लो है। बट कितना लो है? अगर बहुत लो है तो हाई प्रेशर पर तो बहुत जल्दी अट्रैक्शन हो जाएगा। अब ये उसने बताया नहीं तो बीच में गोलमोल कर गया बात को, इसलिए ये कंफ्यूजिंग सा बन गया है ना। कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो था भाई कुछ तरीका कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब बात आती है रियल गैस इक्वेशन की, वंडरवाल इक्वेशन, और यू कैन से रियल गैस इक्वेशन। यस गाइस, करें इसको। Yes, sir. रियल गैस और वंडरवाल, तो हमने रियल गैस पढ़ लिया, वो आइडियल गैस की इक्वेशन को फॉलो नहीं करती और उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं, रिपल्शन फोर्सेस भी हो सकती हैं। ठीक है, और उसमें जेड की वैल्यू 1 से कम या ज्यादा होती है, इसलिए वो रियल गैस नहीं है। सॉरी, वो रियल गैस है, वो आइडियल गैस नहीं है। और सभी गैसेस ऐसा बिहेव करती हैं, इसलिए सभी गैसेस आइडियल नहीं है, रियल है। हाँ, सभी गैसेस रियल भी हैं, यू कैन से दैट, बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर पर। टेम्परेचर होना चाहिए बहुत हाई, प्रेशर होना चाहिए बहुत कम, तब कोई भी गैस आइडियल बिहेव करती है। यस बेटा, क्लियर है ये बात? यस सर। लेकिन उसके अलावा सभी गैसेस रियल बिहेव करती हैं, तो रियल बिहेव का मतलब वो वंडर वाली इक्वेशन को, वो आइडियल इक्वेशन को फॉलो नहीं करती, वो सिर्फ वंडर वाली इक्वेशन को फॉलो करती हैं। और अगर वो वंडर वाली इक्वेशन को फॉलो कर रही हैं, ठीक है, अगर वो वंडरवाल इक्वेशन को फॉलो कर रही हैं, तो वो वंडरवाल इक्वेशन क्या बला है, कहां से आई, क्या है, वही है रियल गैस इक्वेशन। तो भाई यहाँ पर अब उसको हम पढ़ते हैं, एक एक करके उसको निकालेंगे। इसके अलावा रियल गैसेस वंडरवाल इक्वेशन को भी हमेशा फॉलो नहीं करती, क्योंकि उनका बिहेव लगातार बदलता रहता है, प्रेशर बदलते उनका बिहेव बदल जाता है। कभी वो कंप्रेस कर रहे हैं, कभी कंप्रेस करने पर शुरू में रिपल्शन, और कंप्रेस कर देंगे फिर अट्रैक्शन। शुरू में वो पास आने से डरते हैं, बाद में अट्रैक्शन। क्लियर है ये बात? इसको मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे होता है। ठीक है, शुरू में हॉस्टल में बच्चे जाते हैं ना, ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल में गर्ल्स जाती हैं, बॉयज हॉस्टल में बॉयज जाते हैं, तो सभी लड़कियां या लड़के क्या कहते हैं, मुझे सेपरेट रूम चाहिए, मुझे सेपरेट रूम चाहिए, मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे किसी के साथ नहीं रहना। फिर उसके बाद 1 महीना जब हो जाता है तो अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, फिर बोलते हैं वार्डन से, सर मुझे फलाने लड़के के साथ में, लड़के बोलते हैं मुझे उस मेरे दोस्त के साथ चाहिए, लड़कियां बोलती हैं मेरे को मेरी सहेली के साथ में रूम चाहिए, ये वाली सहेली के साथ, हम दोनों का रूम सही सही होना चाहिए। तो ये वार्डन्स की ऑलरेडी और कॉमन सेंस है, उनको पता होता है कि बेटा अभी अकेला रूम मांग रहे हो, थोड़े दिन में दोस्ती होने के बाद में, यानी वही यहाँ होता है। शुरू में जब प्रेशर डालते हो आप गैस पे तो सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन जैसे ही प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ाते हो तो रिपल्शन अचानक से अट्रैक्शन में बदल जाता है। वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किया था हमने सबसे पहले, वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, याद है? यस सर, किया था। Yes, अब sir. वंडरवाल फोर्सेस Yes, ऑफ sir. अट्रैक्शन के नाम पर ही वंडरवाल इक्वेशन उसने दी थी रियल गैसेस के लिए। ये वही आदमी है, उसने सिर्फ एक चीज नहीं ढूंढी, उसने काफी सारी चीजें ढूंढी थी। दैट इज वंडरवाल इक्वेशन। तो चलिए भाई, ये रियल गैसेस के लिए कैसे काम करती है। तो जैसे बच्चों का बिहेव बदल जाता है आपको लगे, तो गैस का नहीं बदल सकता क्या? वो हमेशा एक ही रूल को फॉलो करेगी क्या? भाई आप कंडीशनें बदल दोगे तो बच्चों का बिहेव बदल जाता है, इंसान की फितरत बदलती है, इंसान भी मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। जानते हो एक कहावत है कि सब में भगवान है, सब चीजों में भगवान है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, मानो तो स्वरूप है, ना मानो तो नहीं है। तो हर तरह के तरीके से अगर आप मानते हैं तो हर तरीके से आप भगवान को चेक कर सकते हैं, वो हर जगह पर है, हर चीज है। कोई भी ऐसी चीज है जो भगवान ने ना बनाई हो। कोई बिलीव अगर करता है ईश्वर में, तो हमें पता है अच्छे लोग भी ईश्वर ने बनाए हैं, बुरे लोग भी ईश्वर ने बनाए हैं। सिंपल, पेड़ पहाड़ सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, भगवान ने बनाया है। तो जिसने जो क्रिएशन की है वो अच्छी की होगी ना, भगवान को हम अच्छा ही मानते हैं, बुरा तो नहीं मानते, तो अच्छा ही किया है। तो भाई वो सब चीजें अलग अलग बिहेव कर रही हैं, सेम एज इट इज यहाँ पर गैसेस भी अलग अलग बिहेव करती हैं। समझ गए? सभी चीजें एक जैसी नहीं है, लेकिन उनका एटॉमिक लेवल तो सबका एक जैसा है, बिल्कुल, बट वो मोलिकुलर लेवल पर बिहेव अलग करती हैं। बिल्कुल, एटम में तो क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, मोलिकुलर लेवल पर क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, उनका बिहेव पलट जाता है।
हाइड्रोजन बर्न होती है ब्लास्ट के साथ, पॉपअप साउंड। ऑक्सीजन बर्न करने में हेल्प करती है, ऑक्सीजन के बिना हाइड्रोजन बर्न नहीं हो सकती। फिर दोनों को मिला दो, पानी बनेगा, ना बर्न होता ना बर्न करने में हेल्प करता, बल्कि जलती हुई आग को बुझा देता है। कमाल नहीं है? क्या कॉम्बिनेशन है ना? समझ सकते हो? दैट इज केमिस्ट्री। तो हर चीज का बिहेव बदल जाता है, तो यहां पर भी बदल रहा है। बस ये चीज दिमाग में रखना कि आइडियल क्यों नहीं कर रहा, कैसे नहीं कर रहा। तो गैसेस है भाई, हमने सोचा होनी गैस ऐसी चाहिए, बट गैस ऐसी होती नहीं है। गैस रियल गैस होती है, आइडियल नहीं। वो बिहेव बदलती रहती है, कभी आइडियल करेगी, कभी सिचुएशन के हिसाब से। सीधी सी बात। देखिए भाई, वॉल्यूम ऑफ द गैस, गैस पार्टिकल इज नॉट नेग्लेक्जिबल। गैस पार्टिकल का वॉल्यूम नेग्लेक्जिबल नहीं होता, जो कि हम पहले मानते थे कि गैस का वॉल्यूम और पार्टिकल्स का, गैस के पार्टिकल का वॉल्यूम लगभग ना के बराबर। गैस के पार्टिकल तो इत्तू से हैं और गैस का वॉल्यूम पूरे रूम के जितना है ना? ऐसा हमने माना था आइडियल गैस में। बट रियल गैस में जब उसको कंप्रेस करते हैं, तो अब देखिए गैस के वॉल्यूम इत्तू सा है, गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, और टोटल गैस का वॉल्यूम मान लो थोड़ा इतना है। तो अब आप उस इतने से वॉल्यूम को निकाल लोगे, उसको ना के बराबर मान लोगे? नहीं मान सकते। यस, क्लियर है बेटा? समझ में आई? Yes, sir. Yes. है ना? तो अब यानी हम उसको ना के बराबर नहीं मानेंगे विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, कि हम बोलेंगे रूम का वॉल्यूम बहुत बड़ा है, गैस के वॉल्यूम बहुत छोटा है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसी गैस को रूम की जगह एक छोटी सी डिबिया में पैक कर दिया। अब उस डिबिया का जो वॉल्यूम है, छोटी डिब्बे का जो वॉल्यूम है, और गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, अब आप गैस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो रियल गैस में हम मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं करते एज कंपेयर टू पूरे कंटेनर में जिसमें वो फैली हुई है। तो हम कहेंगे सिर्फ कंटेनर का या रूम का वॉल्यूम तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, रूम के वॉल्यूम के मुकाबले गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम। बट एक छोटे से कंटेनर का वॉल्यूम और गैस के मॉलिक्यूल्स का रियल वॉल्यूम, दोनों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। सेकंड देखिए, ऑन लिक्विफिकेशन ऑक्यूपाई ए फाइनाइट वॉल्यूम। जब गैस को लिक्विड करते हो, गैस लिक्विड होगी, तो भाई लिक्विड का तो एक फाइन वॉल्यूम होता है ना। आप कहते हो कि लिक्विड का वॉल्यूम ही नहीं है, लगभग 0 है। वही तो गैस के मॉलिक्यूल का असली वॉल्यूम है, जो लिक्विड का है। यस, क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो लिक्विड बनने पर मॉलिक्यूल असलियत में वो आता है, तो हम उसको नेग्लेक्ट कैसे कर दें भाई? देयर आर इंटर पार्टिकल फोर्सेज, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कह लो, वही वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेज हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, जो वो ज्यादा पास आते हैं। अगर कोई गैस लिक्विड बन रही है तो उसमें अट्रैक्शन फोर्सेज पक्का है, वंडरवाल फोर्सेज, भले ही वो लास्ट वाली लंदन और डिस्पर्शन फोर्स हो, बट वो है। अगर वो लिक्विड नहीं बन रही फिर नहीं है। और ऐसी कोई गैस ही नहीं है जो लिक्विड ना बने, ये सबको पता है। टेम्परेचर ठंडा और प्रेशर ज्यादा, सब लिक्विड, सब पानी पानी, है ना? कुमार विश्वास को सुना है किसी ने? कुमार विश्वास दिल्ली में पहले Yes, सांसद रहा। उसकी कविता आती है, हाँ सर सुना। है ना? जो पानी में घुल जाए बस उसको प्यास पता है। कि उसने ऐसा कुछ बोला है, याद है? नहीं याद होगा किसी को, सुना नहीं होगा, है ना? कविता नहीं सुनी सर, नाम। हाँ, वो एक्चुअल में पोइट है, वो राजनीतिक नहीं है इतना अच्छा, लेकिन पोइट है वो बंदा, पोइट बहुत अच्छा है। जो पानी में घुल जाए बस उसको प्यास पता है। और उससे पहले भी कुछ लाइन है, मुझे याद नहीं है वो, ठीक है? और उसकी एक बड़ी फेमस लाइन है, वो भी मैं भूल गया, शायद मैं आपको बताऊं, पता नहीं, याद ही नहीं आ रही, एक भी लाइन याद नहीं आ रही, बहुत साल हो चुके मुझे उसे पढ़े को, ठीक है? शायद याद आ जाए। पता नहीं भाई, कुछ कुछ उसकी टोन से याद आ रही है, बट याद नहीं आ रही। चलो याद आएगी तो आपको सुनाऊंगा, बहुत अच्छी लाइन है। As the real gases compresses, जैसे जैसे रियल गैस को कंप्रेस, इट ऑलवेज अपोजेस टू लिक्विफाई, पॉसिबल टू लिक्विफाई। हमें पता है सभी गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं। द वॉल्यूम और प्रेशर मेजर्ड बाय द कंटेनर इज कॉल्ड रियल वॉल्यूम। वॉल्यूम और प्रेशर मेजर्ड बाय द कंटेनर एज कॉल्ड रियल वॉल्यूम। तो जो मतलब वॉल्यूम होता है जो हम कंटेनर से मेजर करते हैं, वो रियल वॉल्यूम होता है। पीवी रियल इज नॉट इक्वल टू एनआरटी, ये तो पता ही है, पीवी इक्वल नॉट एनआरटी, ठीक है? तो कॉमन चीजें हैं भाई, इसको डिराइव करने से पहले रियल गैस के बारे में। अब ये बोलता है नेक्स्ट, देखो गैस रियल, REAL होना चाहिए, REARL लिखा हुआ है। प्रेशर जो है उसका पॉजिटिव नेगेटिव, ब्रैकेट बंद,
वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, REARL, यहां पर भी REARL लिखा है, रियल, पता नहीं क्या ये एल है क्या, ये क्या है भाई, किसी को समझ में आया? रियल गैस होना चाहिए था यहाँ पे, रियल की स्पेलिंग दोनों जगह गलत लिखी हुई है, चलो कोई बात नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल एनआरटी, ये बात समझ में आई भाई। पी जो है प्रेशर रियल गैस के लिए है ना, वो क्या होगा, मतलब अगर हम ये बात करें प्रेशर जो है उसमें कुछ प्लस माइनस हो जाएगा, प्रेशर इसका कुछ प्लस या माइनस होगा, कैसे? क्योंकि हम रियल गैस का प्रेशर क्या मानते हैं, क्या मानते हैं भाई, कि वो गैस के मॉलिक्यूल्स को भी ऐड करता है, ठीक है, उसका प्रेशर भी एक्सर्ट करेगा, उसका वॉल्यूम भी, गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो है वो भी प्लस या माइनस कुछ होगा, और ये दोनों चीजें होती हैं, तो अब पी वी इक्वल एनआरटी, अब ये बन गया एनआरटी, बिल्कुल सही है, सेम इक्वेशन है, कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज करने पर आपके पास में मतलब वो वाला प्रेशर नहीं रहेगा जो हम नॉर्मल प्रेशर मेजर करते हैं, अब वो प्रेशर क्या हो गया, इसमें कुछ जुड़ रहा है या कुछ घट रहा है, कुछ अट्रैक्शन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का या रिपल्शन हो रहा है, या तो जुड़ेगा या घटेगा, वॉल्यूम भी ऐसे ही है, कुछ जुड़ेगा या घटेगा। यस बेटा, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सर इसको अप्लाई कैसे करना है फॉर्मूले को? अरे अभी नहीं है, अभी नहीं है, बना नहीं है, ये सिर्फ ट्रेलर है। अच्छा सर, ठीक है? सर अभी छोटा है। हाँ अभी ट्रेलर है, इसको इसमें प्लस माइनस क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे अभी, कि प्लस माइनस क्या हो रहा है, फिर बनेगा, फिर रियल वाला बनेगा, ठीक है? देखिए नीचे वंडर वाली इक्वेशन दिखा रही है ना, वो नीचे लिखा हो बेटा। तो वाई प्रेशर ऑफ रियल गैस इज लेस देन द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ रियल गैस जो है वो लेस क्यों हो जाता है आइडियल गैस से? अब हमने प्लस माइनस लगाया लेकिन ये हमेशा लेस होता है, ठीक है, आइडियल गैस से क्यों होता है? एज इन केस ऑफ द रियल गैसेस देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हमें पता है, रिपल्शन भी होता है, अट्रैक्शन भी होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर बॉइल टेम्परेचर से लो कर दो तो सिर्फ अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन नहीं होगा। यस क्लियर है ये बात? यस बेटा सर, समझ गए। अब एक चीज में ध्यान से सुन लेना, पहला टॉपिक क्या था इस लेक्चर का? बॉइल्स टेम्परेचर, और अभी तक मैंने क्या बोला अभी अभी, क्योंकि बॉइल टेम्परेचर से लेस टेम्परेचर कर दोगे तो आइडियल और रियल गैस में अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा, अभी भी मैं उसको यूज कर रहा हूँ, सोच लो बॉइल टेम्परेचर कितना इंपॉर्टेंट है। और मैंने एक चीज देखी है, बच्चों को ना बॉइल टेम्परेचर की डेफिनेशन भी बच्चे भूल जाते हैं। अब बताओ उनको क्या कहूं मैं, कि तुम्हें क्या पता होगा भाई रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में डिफरेंस, जब आपको बॉइल टेम्परेचर ही भूल गया आप लोग। उससे कम होगा, उससे ज्यादा होगा, तभी तो आइडियल गैस रियल गैस बिहेव करेगी ना, कि बॉइल टेम्परेचर से कम है तो अट्रैक्शन होगा, ज्यादा है तो रिपल्शन होगा, और अगर बॉइल टेम्परेचर के बराबर है तो रिपल्शन अट्रैक्शन बराबर होगा। कितनी बेसिक लाइन है जिसके ऊपर आइडियलिटी और रियल गैस का बिहेवियर डिपेंड करता है। हमने सबसे पहले क्या कहा था, पीवी इक्वल एनआरटी, ये आइडियल गैस है, हमने उसको डिराइव भी किया, और ये कब होता है, जब हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर हो, और कोई भी गैस हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर आइडियल बिहेव करती है, उसके अलावा आइडियल बिहेव नहीं करती है, वो सब गैसेस रियल होती हैं। और रियल के लिए अब क्या बताया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे आओगे तो वो कंप्रेस हो जाएगी, उससे ऊपर जाओगे तो कभी कंप्रेस नहीं होगी। क्लियर है? बॉइल्स टेम्परेचर, दैट इज, समझ गए भाई? यानी वहां पर टेम्परेचर का एक फैक्टर है, एक टेम्परेचर का एक मिड पॉइंट ले लिया कि इस पॉइंट के नीचे जाओगे तो अट्रैक्शन, ऊपर जाओगे तो रिपल्शन, और इस पॉइंट पर क्या होता है, अट्रैक्शन रिपल्शन बराबर, इस पॉइंट पर क्या होगा, आइडियल, इस पॉइंट वो पीवी इक्वल एनआरटी को फॉलो करेगा। समझ में आ रही है बेटा? यस यस सर, सर। आ रही है। पूरे लेक्चर का सार है इस लाइन में, तो अगर ये 3 लाइनें भी याद कर लोगे अच्छे से, बहुत कुछ समझ में आएगा। तो देखिए भाई, which means that the molecule are attracted toward themselves and exert less pressure on collision, तो ये less pressure exert करेंगे भाई, क्यों? ये अट्रैक्शन है, बात ही खत्म। अब बात करते हैं वंडर वाली इक्वेशन की, तो ये इक्वेशन नहीं है, याद रख लेना, इसको याद भी नहीं करना है, बट ये ट्रेलर है कि कुछ कम ज्यादा हो रहा है, ये सेंस दे रहा हूं मैं, फील करवा रहा हूं कि रियल गैस इक्वेशन क्या होती है। प्रेशर पीवी इक्वल एनआरटी होता है, आइडियल गैस है, प्रेशर में कुछ कम या ज्यादा होगा और वॉल्यूम में भी कुछ कम या ज्यादा होगा, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर हमें पता है कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम 0 मान रहे थे वो 0 नहीं है, तो उसकी वजह से भी मॉलिक्यूल की वजह से जो प्रेशर हो रहा है वो भी कम ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रही है, पहले प्रेशर जितना डाल रही थी उतना ही है। लेकिन रियल गैस के केस में क्या होगा, या तो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, तो हमें पता है रियल गैस में वो बॉइल टेम्परेचर से नीचे तो अट्रैक्ट ही करेंगे, इसने ये बात लिखी नहीं, इसको क्लियरली लिखनी चाहिए यहाँ पे, बॉइल टेम्परेचर से नीचे तो वो अट्रैक्ट ही करेंगे, तो इसलिए वो लेस ही होता है रियल गैस का प्रेशर आइडियल गैस के मुकाबले। यस बेटा, क्लियर है ये बात?
चलिए अब हम वंडर वाले इक्वेशन करते हैं भाई। तो सारी थ्योरेटिकल थी, मैं एक चीज बता देता हूँ, सीधा सीधा मैथमेटिकल भी बता सकता था, इस पे इतना राग गाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर मैंने कुछ भी किया है, इतना लंबा चौड़ा करा है इसको सिर्फ इस इक्वेशन के लिए, ताकि इसका फील आए। समझ रहे हो? पूरे लेसन में दो ही इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन, बस इतना जिसको आता है और उस पे न्यूमेरिकल सेट कर रखे हैं, लगभग लेसन आता है। डिफ्यूजन इफ्यूजन ये सब बकवास की चीजें हैं, थोड़े थोड़े ही सीखने होते हैं, सीधे सीधे फॉर्मूले अप्लाई करो, सीधा सीधा चिपका दो, है ना, मीन फ्री पाथ, सीधा सीधा चिपका दो फॉर्मूला और न्यूमेरिकल सॉल्व करो। लेकिन इसकी फील होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, और अगर इसकी फील नहीं है तो आप समझ नहीं पाओगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बिना। यस, क्लियर हो रही है बात सबको? यस सर, क्लियर हो रही है ना, ठीक है। चलिए तो देखो भाई P, अब यहां पर देखिए प्रेशर P प्लस A डिवाइडेड बाय V स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? ये सर। ए क्या है यहाँ सर? यहाँ पे बताऊंगा, A का भी स्क्वायर और V का भी स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया सबको? यस सर। इतना पता लगा, प्रेशर में कुछ जुड़ गया, सीधी सी बात, और वॉल्यूम में से कुछ घट गया, NB। अब N नंबर ऑफ मोल है, वही वाला नंबर ऑफ मोल है NB। यस, समझ में आ रहा है? ये जो लिखा है मैंने, सबको क्लियर है? अभी एक्सप्लेन करूंगा इसको। इक्वल होता है एनआरटी, पीवी इक्वल एनआरटी था, तो अब हमने लिखा पी में कुछ जुड़ रहा है, पी प्लस ए स्क्वायर बाय वी स्क्वायर प्लस और मल्टीप्लाई में वी की जगह पर वी माइनस एन बी। अब देखो पीवी हमें पता है क्या होता है, एन भी पता है नंबर ऑफ मोल होते हैं, आर पता है गैस कांस्टेंट है, टी पता है टेम्परेचर है, तो बचा क्या? ए और बी नए हैं। यस, क्लियर है? हाँ भाई बोलिए। यस सर। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है। ए है अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इसकी वैल्यू, फोर्स की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू इसकी है। ये आपको दिए जाएंगे, निकालने नहीं है, कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर गैस के लिए हमेशा कांस्टेंट होते हैं। समझ गए? तो एक कोई गैस दे दी हाइड्रोजन, उसका ए की वैल्यू दे दी, तो हाइड्रोजन को किसने भी टेम्परेचर पर अप डाउन करते रहो, ए की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। बी जो है, बी क्या है? बी है वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, लेकिन एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 4, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल टू बी है। हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी उस पर फोकस फोर्स मत लगाना दिमाग का, लेकिन वो बी भी एक कांस्टेंट है, वो वॉल्यूम ऑफ जो गैस के मॉलिक्यूल का जो एग्जैक्ट वॉल्यूम है, वो इतू सा वॉल्यूम है जो, वो है ये बी, वो 4 गुना है उसका, सिंपली ये कह सकते हैं। यस बेटा, क्लियर है ये सबको? हाँ भाई, Yes, sir. यस सर, क्लियर है। ठीक है। अब देखिए वेयर Vm इज V बाय एन, Vm जो है वो V बाय एन होता है। ये क्या दे दिया इसने, चलो इसको आगे देखते हैं। ठीक है, रुकिए जरा, मैं इसको चेक करता हूँ, इन्होंने कुछ गड़बड़ करके अपने हिसाब से दे रखा है क्या, तो बाद में, ताकि आपको तंग नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, हाँ इसको कुछ गड़बड़ करके इन्होंने अपने हिसाब से दे रखा। अभी V बाय एन को V लगा रखा है, तो आपको ए एन स्क्वायर लगाना पड़ेगा, इसको सही करके ही लिखते हैं, ए स्क्वायर नहीं, ए एन स्क्वायर, इज दिस ए एन स्क्वायर? ये यहां पर रुकिए, इनके नीचे वाले फॉर्मूले को मैं डिलीट कर दूंगा फिर, ए एन स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, ये समझ में आया भाई? ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, एन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल है, और यहाँ जो इन्होंने लिखा है, क्या करूंगा इसका, इसको मैं काटा लगा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ। दैट इज इट।
मत देखिए इसको कि ये क्या होता है, वरना इसमें कंफ्यूज रहेंगे। ये लिखा कुछ अलग तरीके से है, इसको बाद में जब सॉल्व करेंगे, डिराइव करेंगे, तब आपको आंसर यही मिलेगा। ठीक है, मैं सोच रहा था कि इसको सही तरीके से शायद हम कर सकते हैं, बट वो कंफ्यूज करेगा। ए एंड बी आर वंडरवाल कांस्टेंट, तो ए और बी जो है वो वंडरवाल कांस्टेंट कहते हैं। ए का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये है वंडरवाल इक्वेशन। यस बेटा, क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक यस है, सर। तो इसको याद रखिएगा भाई, ये वैसे नहीं है जैसे हम उसको बाद में वो वी स्क्वायर को एन स्क्वायर नीचे करेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे, वो ए आ जाएगा, कुछ कटेगा और हम डिराइव करेंगे तब पता लगेगा। नोट, वंडरवाल कांस्टेंट डोंट डिपेंड अपॉन प्रेशर, ये प्रेशर पर डिपेंड नहीं करते। ए और बी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भी, याद रख लेना। प्रेशर पर भी डिपेंड नहीं करते हैं, वॉल्यूम पर भी डिपेंड नहीं करते हैं, टेम्परेचर पर भी डिपेंड नहीं करते हैं, बट दे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, पर वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करते हैं। नेचर ऑफ गैस मतलब अगर गैस बदल दी तो डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो ए जो है इसके यूनिट, अब ये भी आपको याद होने चाहिए। ए के यूनिट, वैसे तो आप सबकी वैल्यू 1 भर दो तो ए का यूनिट आ जाएगा लेफ्ट राइट करके, बट जब तक आप इसे डिराइव करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। पेपर में डायरेक्ट पता होना चाहिए। एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर, तो ये जो है ए इक्वल है ATM अगर एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, पर लीटर स्क्वायर एंड नहीं, पर नहीं है, ये लीटर ऊपर आएगा। एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, यस तो सर। ये याद, सर हर क्वेश्चन में हमें गैस कांस्टेंट की वैल्यू दी जाएगी ना? हाँ ये सब कुछ आपको पहले से गिवन होगा, ये सब कुछ आपको पेपर में गिवन होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो जहां पर भी हो जो भी हो, बट इसके यूनिट्स को ध्यान से देख लेना। एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रेशर कोरेक्शन। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ए क्या है, अट्रैक्शन फोर्स होती है। ठीक है, यहां इन्होंने दे रखा है। प्रेशर कोरेक्शन में देखते हैं, ए एन स्क्वायर डिवाइड बाय वी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये ए एन स्क्वायर डिवाइड बाय वी स्क्वायर, यहां पर सही लिखा हुआ है जो मैंने वहां पर लिखा। ठीक है, वहां पर कुछ गड़बड़ था इसलिए मैंने उसको रब कर दिया। ए इज वंडरवाल कांस्टेंट, ए डिपेंड अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए डिपेंड अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये हम बात कर चुके हैं, मैंने बता भी दिया। और वंडरवाल कांस्टेंट है, ए और बी दोनों को मार्क लगा चुके हैं। अब सिग्निफिकेंस ऑफ ए क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये मैं बता चुका हूँ। मोलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते हैं, सभी गैस के मोलिक्यूल अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाते हैं, इसलिए सिर्फ गैस पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंड नहीं करते वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वंडरवाल कांस्टेंट्स। सेकंड देखिए, एज स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर ये स्ट्रॉन्गर होते हैं, ग्रेटर विल बी द ए की वैल्यू ज्यादा होगी, लिक्विफिकेशन इंक्रीजेस, जल्दी अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो रहे हैं तो गैस जल्दी लिक्विफाई हो गई, समझ गए? यानी ए की वैल्यू ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो गैस लिक्विफाई जल्दी होगी। तो सिंपल सी चीज है, लग रही सिंपल होगी, बाद में ना भूल जाओगे, तो बहुत घुमा के क्वेश्चन करते हैं, याद रख लेना, बहुत ध्यान से करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ए इंक्रीजेस विस्कोसिटी इंक्रीजेस, गाढ़ापन, कोई चीज पतली होती है कोई गाढ़ी होती है, शहद और पानी में डिफरेंस सबको पता है ना, तो विस्कोसिटी वही होती है। यस बेटा, उसको बॉइल करना भी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर गैसेस का ज्यादा तो उसको बॉइल करना भी मुश्किल होगा। हाँ भाई, ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। बाकी के स्टूडेंट, रसना, शिवांगी, Yes, sir. अनुज, सौरव, कृष्णा, कहां पर है सभी? Yes, sir. यहीं पर हो ना Yes, आप sir. सभी? Yes, Yes, sir. ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं अब जरा। नेक्स्ट देखिए, ए फॉर पोलर मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल पोलर हैं, पोलर होंगे तो क्या होगा, ये आपको पता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स होगा, तो उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉन पोलर। नॉन पोलर में क्या होता है, लंदन और डिस्पर्शन फोर्स, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। सिंपल, सही है भाई? आगे Yes, देखिए, sir. ओके Yes, sir. आगे देखिए बेटा, फिफ्थ पॉइंट है, एज इन ए इंक्रीजेस सरफेस टेंशन इंक्रीजेस, ए इंक्रीज हो रहा है तो सरफेस टेंशन इंक्रीज हो रही है, वंडरवाल फोर्स जो है वो इंक्रीज हो रही है। ए के इंक्रीज होने पर वंडरवाल फोर्स इंक्रीज होती है, तो बताइए?
लेकिन सरफेस टेंशन भी इंक्रीज होती है, विस्कोसिटी भी इंक्रीज होती है। ये पॉइंट अब आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। वॉल्यूम करेक्शन के अंदर वॉल्यूम कैसे आया, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, मैंने बोला n इंटू बी होता है ना, वो एन बी, और बी मैंने बोला था क्या होता है, वो 4 गुना होता है। देखो ये रहा बी की वैल्यू 4 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस। 4 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और वॉल्यूम ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ गैस क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, पाई आर क्यूब। यस बेटा होता है। मल्टीप्लाई में एवोगैड्रो नंबर लगा रखा है। एवोगैड्रो नंबर का मतलब नंबर ऑफ मोल, जितने भी एक मोल में मोलिक्यूल्स होते हैं, तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ मोलिक्यूल। जितने भी मोलिक्यूल हैं, जितने भी मोलिक्यूल्स हैं, मान लो एवोगैड्रो नंबर मतलब 1 मोल है, 2 मोल है, जितने भी मोलिक्यूल्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो 4/3 पाई आर क्यूब से, तो आपके पास सारे गैस के वॉल्यूम गैसेस का वॉल्यूम आ गया, सारे गैस के मोलिक्यूल्स का वॉल्यूम आ गया। हाँ बेटा सही है, क्लियर है। सर इस फॉर्मूले में एक बार क्लिक कर दो। बताता हूँ। हाँ रचना बेटा कुछ कह रहे हो। सर इस फॉर्मूले में जैसे b इक्वल्स टू होल इंटू 4 कर रखा है, इस फॉर्मूले को जैसे हाँ पूरे को 4 से 4 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। वो मैं बताता हूँ, वो बताता हूँ। यानी देखो एक मोलिक्यूल का वो क्या होता है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो पता है स्फीयर का वॉल्यूम, 10वीं क्लास पास किया अभी आप लोगों ने। यस स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो सभी गैस के मॉलिक्यूल स्फेरिकल होते हैं, लगभग सभी मॉलिक्यूल को स्फेरिकल माना जाता है, तो उसका स्फीयर का वॉल्यूम आ गया। मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने भी हो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी मॉलिक्यूल्स है ना 1 मोल है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 1 मोल मॉलिक्यूल है, सीधी सी बात है। मल्टीप्लाई में 4 भी है। अब ये 4 क्यों है, गैस के वॉल्यूम तो हमने निकाल लिया, ये लोग गैस के टोटल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम 1 मोल, एवोगैड्रो नंबर मतलब 1 मोल में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स का निकाल लिया। मल्टीप्लाई में 4 है, इक्वल होता है बी, है ना। तो ये 1 मोल के लिए है और n बाहर मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, मतलब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, जितने भी मोल्स हैं फिर बाद में मोल से मल्टीप्लाई कर दो तो n भी आ जाएगा, है ना। ये बात समझ में आ गई। अब ये 4 क्यों आया, ये है मेन प्रॉब्लम। 4 किस लिए आता है, आपको क्या लगता है। दो गैस के मॉलिक्यूल, अब जरा ध्यान देना, 2 गैस के मॉलिक्यूल है, एक ये रहा और एक ये रहा। ये कितने पास आ सकते हैं एक दूसरे के, क्या ये बिल्कुल ऐसे पास आ जाएंगे, मतलब एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन ऐसे अंदर घुस जाएगा एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन में, बाउंड्री में। अगर ये इतने पास आ गए, जरा ध्यान से सोचना, अगर ये इतने पास आ गए तो इनके बीच में केमिकल बॉन्ड नहीं बन गया, शेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन, हो गई ना। यस सर, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो ये तो नया बॉन्ड नहीं बन गया, नया मॉलिक्यूल बन गया। पीछे वाला मॉलिक्यूल क्या बना, वो तो रहा ही नहीं। H2 और O2 मान लो, या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एटम है, उन दोनों को पास ले आए आप, तो वो एटम नहीं रहा, वो मॉलिक्यूल बन गया, वो तो नई चीज बन गई। समझ रहे हो, मतलब इतना पास तो नहीं आ सकते ये। अगर इतना पास आ गए तो इनका वॉल्यूम एक्चुअल में मतलब वो और ही पास आ जाएंगे। तो मान लो चलो आपको 2 ही लग रहे होंगे, मैं एक और एटम को यहां ले आता हूं, लो फिर एक और एटम को यहां लेता हूं, भाई इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल शेयर कर रहे हैं एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये सारे तो एक मॉलिक्यूल बना देंगे, लास्ट में पूरी गैस ही एक मॉलिक्यूल बना देगी, एक ही मॉलिक्यूल में गैस। समझ में आ रही बात। यस सर। ये पॉसिबल नहीं है, तो इतना पास नहीं आ सकते। कितना पास आ सकते हैं, वो गैस ही रहे उसके मॉलिक्यूल, कितना पास आ सकते हैं, वरना वो मॉलिक्यूल बन जाएंगे और वो मॉलिक्यूल सारे इकट्ठे हो जाएंगे, एक ही मॉलिक्यूल बना देंगे बड़े वाला। तो कितना पास आ सकते हैं, मैक्सिमम हाउ मच दे कैन बी क्लोजर टू ईच अदर। this can be the distance must be volume of one molecule multiplied by 4। 4 गुना दूर रहना चाहिए उन्हें, 4 गुना दूर, वरना पास आ गए तो मॉलिक्यूल बन जाएगा, नया ही कुछ बन जाएगा, नई गैस बन जाएगी। तो सभी मॉलिक्यूल 4 गुना दूर रहते हैं, एक्सपेरिमेंटल डाटा, सीधी सी बात है। इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया गया कि जितना आपको लगता है ना गैस के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। वाई, समझ में आया भाई। यस सर। सर ये 4 टाइम्स से दूर क्यों रहता है। 4 गुना दूर होंगे तभी गैस रह पाएगी, वरना गैस के मॉलिक्यूल मैंने बताया आपस में वो मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे, कुछ और नया सिस्टम बन जाएगा। समझ गए, पास आ ही नहीं सकते बेटा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा पास आ जाएंगे तो शेयर कर लेंगे। अब वो शेयर तो नहीं करते हैं, ये तो पक्का पता है। नया मॉलिक्यूल, वरना नया मॉलिक्यूल बन ही जाता तो फिर सारी एटम एक दूसरे के अंदर घुस जाए। तो सोचो सॉलिड है, चलो ऐसे सोच लो, सॉलिड है, आपको क्या लगता है, मेरी बॉडी है, मैं आपको सॉलिड नजर आ रहा हूँ, है ना, या आपका फोन है वो सॉलिड है,
अब आपका फोन के अंदर मॉलिक्यूल कितने पास हो सकते हैं? आपको लगता है उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतने पास हैं जैसा मैंने डायग्राम में दिखाया? इतने पास हो सकते हैं? नो सर। वरना वो सारे मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल बना देंगे। भाई एक डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूल दूसरे डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूल से कुछ दूरी पर रहता है, वरना उसकी वाइब्रेशनें खत्म हो जाएंगी। आपको याद होगा मैंने एक बार क्या इसी लेसन में बताया था, सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में डिफरेंस बताया था। तो मैंने बताया था ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे बताया था ना, याद है? इस तरह से मॉलिक्यूल्स बनाए थे हमने यस सॉलिड, सर। और मैंने बोला था कि इनके बीच में ना ये इतना इतना डिस्टेंस होता है, बताया था। यस सर कि ना यस वाइब्रेट होता सर, था। वॉल्यूम वाइब्रेशन के एक लिए। दूसरे को क्या करते रहते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं इस डिस्टेंस के बीच में, सॉलिड में। तो यानी मॉलिक्यूल जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो सॉलिड में भी इतने पास नहीं होते, इनके बीच में भी डिस्टेंस होता है। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस, अब आपको क्या लगता है? ये आप बोलोगे तो सर इतना सा डिस्टेंस है, इतना सा यहाँ डिस्टेंस है। तो बेटा जब ये टोटल ऐसे करके टोटल मारोगे ना, टोटल ऐसे टोटल मारोगे, ये समझ में आया बीच में जो बॉक्स बना? यस सर। जब ऐसे टोटल मारोगे तो जो अंदर वाले मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम था और टोटल वॉल्यूम जो उसको खाली मिल रहा है वाइब्रेट करने के लिए, तो टोटल वॉल्यूम उसके वॉल्यूम से 4 गुना था। मतलब गैस को गैस रहने के लिए 4 गुना, मतलब सॉलिड में शायद नहीं होगा, बट गैस को गैस रखने के लिए, ठीक है, सॉलिड में शायद 4 गुना से कम हो, लेकिन गैस को गैस रखने के लिए इनका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? कम से कम 4 गुना एक दूसरे से दूर होने चाहिए, वरना वो या तो सॉलिड ही बन जाएंगे, है ना, या लिक्विड, जो भी बनेंगे। यस, क्लियर हो गई ये बात? कम से कम 4 गुना होना ही चाहिए, वरना वो सॉलिड या लिक्विड बन जाएंगे। अगर 4 गुना से कम आया तो यानी कि सॉलिड में सॉलिड के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम और उसके बीच में जो खाली जगह होती है वो 4 गुना से कम होती है। लेकिन अगर 4 गुना से कम है 4 मल्टीपल से, बट वो डबल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल पास तो वो हो ही नहीं सकते। अगर ये पास हो गए तो वाइब्रेशन बंद हो जाएगा, वाइब्रेशन बंद हो गया तो रिपल्शन क्रिएट होगा, रिपल्शन क्रिएट होगा बिग बैंग। जो यूनिवर्स बना था ना, बिग बैंग, वो हो जाएगा। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। यानी हम गैस के मॉलिक्यूल को इतना अगर पास ले आए, इतनी फोर्स लगा दे, तो वो बिग बैंग कर देगा। तो ये वजह है 4 से मल्टीप्लाई होती है। यस गाइस, ये समझ में आ गया भाई वॉल्यूम करेक्शन के अंदर 4 से मल्टीप्लाई क्यों होती है? यस सर। हाँ बेटा, बाकी सभी को आ गया? ठीक है, तो ये थी वॉल्यूम करेक्शन, सीधी सी बात है। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। y मल्टीप्लाइड बाय 4 इंस्टेड ऑफ 8, 8 की जगह 4 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसी के बारे में कुछ समझा रखा है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं इसको। तो देखिए 2 एटम्स हैं और ये आपस में अगर ऐसे भी टच करें तो इनके, वैसे पहली बात तो ये शेयर हो जाएंगे, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए, बट ये एटम ऐसे चारों तरफ इसके लगे होते हैं। ये कुछ इस तरह का एरिया बता रखा है। तो ये जो टोटल वॉल्यूम बनेगा ना, ये 4 गुना हो जाएगा। हमारा जो ये एटम है इसका ये वाला सारा एरिया जब आप काउंट करोगे तो वो 4 मल्टीपल हो जाता है। क्लियर है बेटा? यस सर। और यहाँ देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, उसने यहाँ पर करेगा 4/3 पाई आर क्यूब को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इतना कुछ बनता है, मतलब कुछ ऐसा होता है। ड्यू टू कोलिजन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, अगर 2 मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, अब ध्यान देना ये 8 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ? ड्यू टू कोलिजन, मॉलिक्यूल आपस में टक्कर तो मारते हैं, ये हमें पता है, गैस के मॉलिक्यूल, है ना। वी गेट एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, 2 मॉलिक्यूल जब कोलाइड करते हैं फॉर 2 मॉलिक्यूल्स, 2b वो इक्वल होता है 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 2 मॉलिक्यूल्स के लिए ऐसा होता है 8 गुना हो जाता है वो 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। जो वो टक्कर मारते हैं उनका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, उनका टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए? अगर मैं इसके चारों तरफ भी ऐसे लगा दूं, ये दूसरे वॉल्यूम के भी थोड़ा इसको सही करते हैं। मैंने जो बात बताई है वो रियलिस्टिक है, ये बात थोड़ा मैथमेटिक्स है, तो ये शायद आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसको ऐसे कर दिया इन्होंने, तो टोटल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना होगा? 2 एटम्स के लिए कम से कम ये टक्कर मारेंगे तो इनका कम से कम वॉल्यूम किस तरह से निकलेगा? तो ये 8 गुना हो जाएगा। अब एक एटम के लिए क्या करें, जो यहां से लेकर यहां तक का और इन दोनों का वॉल्यूम घटा दो, सिर्फ इनको माइनस कर दो। ये समझ में आ रहा है? वो टक्कर तो किसी भी डायरेक्शन में मार सकता है, तो इस रेड लाइन को माइनस कर दो और बाकी का वॉल्यूम देखो कितना हो रहा है। दिखा ये 8 गुना हो जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स के लिए 8 गुना है, तो एक मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा? 4 गुना। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। इसको समझ में आया? चाहे ऐसे काउंट कर लो, या मैंने आपको बताया कि कम से कम उनको गैस को गैस बने रहने के लिए, मतलब उनके वॉल्यूम्स के बीच में डेफिनेटली वो इतना पास नहीं आ सकते हैं।
तो वो कम से कम 4 गुना एक दूसरे से दूर रहते हैं, ऐसा कह लो। एक वॉल्यूम, एक गैस के वॉल्यूम का 4 गुना मल्टीपल कर देंगे तो उतनी उसमें खाली जगह होती है, ये मान लो, ठीक है। वो फिट हो ही नहीं सकते, दैट इज इजीएस्ट, ठीक है। ये फालतू में मैथमेटिक्स लगा रखा है, इसकी कोई ज्यादा कहानी नहीं है इसके अंदर। फिर वरना हम ये कहें यानी कि इतना पास आ जाते हैं एक दूसरे के, वो सिर्फ टक्कर मारने के टाइम पे आते हैं, उसके अलावा वो पास नहीं आते हैं। अब देखिए भाई, वॉल्यूम करेक्शन हम कर चुके हैं लगभग, बस मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। देयरफॉर द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, 8 को 1/2 से कर देंगे तो 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये हम कर चुके हैं। सिमिलरली 1 मोल मॉलिक्यूल्स के लिए कितना होगा, 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दिया। बी डिपेंड होगा साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, तो बी जो है वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर तो डिपेंड करता है। यस बेटा, ये समझ में आ गया होगा, इसको मुझे लगता नहीं कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है। हाँ भाई, क्लियर है? जल्दी से बताइए, फिर अभी क्लास बंद करते हैं, ठीक है। तो देखिए बी जो है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है पर मोल, वंडरवाल कांस्टेंट है, इसका नाम डिपेंड अपॉन साइज ऑफ मॉलिक्यूल है, बिल्कुल सही है। हायर द बी मीन बिगर साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, बी जितना बड़ा होगा मतलब बिगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलो हम ऐसा करते हैं, ऊपर वाले इंपॉर्टेंट को मार्क नहीं करते हैं, ये बंद कर दो, और नीचे ही डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। और इन दोनों को, दोनों पॉइंट्स को, वैसे तो एक ही पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। ऊपर वाले को रब कर देते हैं, ठीक है, वो यहीं पे आ गया एक पॉइंट। तो भाई सीधी सी बात है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि साइज पे डिपेंड करेगा, और बी बिगर का मतलब है साइज जो है वो बड़ा है। कैन ए रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस? हाँ कर सकती है, कैन बिहेव एज आइडियल गैस लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर। ये तो हम बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं, बहुत लेक्चर से डिस्कस, पहले लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? अब देखिए वंडरवाल इक्वेशन की वेरिफिकेशन देखिए, केस 1 में लो प्रेशर में क्या करती है वो, हाई टेम्परेचर में क्या करती है वो, रियल गैस हैविंग वेरी लार्ज वॉल्यूम, केस 4 हाइड्रोजन और हीलियम के लिए दे रखा है कुछ, ठीक है। ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। वैसे तो ये खत्म हो जाएगा, बट मुझे लगता नहीं कि इस लेक्चर में हमें ये पढ़ना चाहिए। समझ में आ गया बेटा? मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डाल दूंगा, क्लियर है? क्योंकि अभी आप उसको ग्रैब कीजिए, समझिए, और उसके बाद में ये चीज समझेंगे तो थोड़ा बेटर लगेगा कि हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर क्या क्या कैसे कैसे होता है, फिर से फील करवाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद लिक्विफिकेशन ऑफ गैस है, लास्ट लेक्चर है, और वो लेक्चर भी अगर कंप्लीट हो गया तो बहुत अच्छा है, वरना फिर हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में तो करेंगे ही करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइज, और अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। किसी को डाउट है तो आप लोग अपने डाउट्स